अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले। तो आज हमने बोन ट्यूमर्स करने हैं, बोन इन्फेक्शंस करनी है और डायबिटिक फुट करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले केस से। सो 55-year-old male presents to you with a history of painless abdominal swelling for the last 6 months. He has a dragging sensation and is otherwise asymptomatic. उसको एक बार भारी सी चीज ना पेट में महसूस होती है। No urinary or bowel complaints, no pain, कोई और किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं है। आपने उसको एग्जामिन किया, एक बड़ा सा मैस आपको लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में फील हो, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंशियल्स? हाँ जी, कोई भी बता दे क्या डायग्नोसिस लगता है, डिफरेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। सो रिलेटिवली हार्ड फिक्स्ड मैस है, रेट्रोपेरिटोनियल लग रहा है, बिल्कुल मोबाइल नहीं है। सो व्हाट कैन इट बी? जी वर्दा, सबा आप बताएं। रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा सर। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा के डिफरेंशियल्स क्या होंगे? सर अगर स्किन से गुजरे तो स्किन के ट्यूमर्स हो सकते हैं। स्किन के ट्यूमर, अब स्किन के ट्यूमर्स आपको इंट्रा एब्डोमिनल या रेट्रोपेरिटोनियल तो नहीं फील होंगे ना, वो तो बाहर पड़े होंगे। और क्या हो सकता है? रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस जिसको डेस्मोइड ट्यूमर कहते हैं, वो हो सकता है। और सो डेस्मोइड ट्यूमर हो सकता है, सार्कोमा है, लिम्फोमा हो सकता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर के जो लिम्फ नोड मैसेज होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल ऐसे बड़े बड़े आपको फील होते हैं, तो इंट्रा एब्डोमिनल नोडल डिजीज हो सकती है, लिम्फोमा हो सकता है, ठीक है। सो मेन कॉमन डिफरेंसेस, जब भी आपके पास रेट्रोपेरिटोनियल मैस आता है तो उसमें आपके पास टेस्टिकुलर मैसेज हो सकते हैं, मतलब उसकी डिजीज हो सकती है कि रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स बने हुए, सार्कोमास हो सकते हैं, लिम्फोमास हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पेशेंट में आपको टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए, आपको बाकी इसको कंफर्म करना है कि इंट्रा एब्डोमिनल या रेट्रोपेरिटोनियल है, ये सारी चीजें आपने कंफर्म करनी है और फिर आपने अपने डिफरेंसेस को बारी बारी रूल आउट करना है, ठीक है। सो आपने उसका टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कर लिया, वो नॉर्मल है, आपने बाकी एग्जामिनेशन किया, उसमें आपको कुछ मिला नहीं है। सो हाउ डू यू प्रोसीड विद योर डायग्नोसिस? कैसे कंफर्म करें कि ये क्या चीज है? हाँ जी, अनिला क्या कराएंगी? Sir, MRI, CT. MRI या But CT? it is MRI. It's a soft tissue tumor, so it will MRI will superiorly help than the CT. ठीक है। सो टेक्निकली आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपने डायरेक्टली MRI नहीं कहना, ठीक है। एक तो MRI हर जगह अवेलेबल नहीं होता, MRI हर एक को पढ़ना नहीं आता और आपको अभी पता भी नहीं है कि ये सार्कोमा, ठीक है। तो यू डोंट रियली नो कि ये क्या चीज है। सो आप CT से ही प्रोसीड करेंगे, यू ऑलवेज प्रोसीड विद CT स्कैन। अल्ट्रासाउंड कराने का कोई फायदा नहीं है, आप करा लें, बोल दें बेशक, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम क्रॉस सेक्शनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो CT होगी। CT में कंफ्यूजन है तो फिर आप MRI करवाएंगे, ठीक है। सो आप CT करवाएंगे, आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएंगे। सो हमारा डिफरेंशियल है, हमारा डायग्नोसिस है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा, ठीक है। सो ये होते क्या है? सार्कोमास मेसेनकाइमल रीजन के ट्यूमर्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू से अराइज करते हैं, मसल से, वेसल से, कहीं से भी, किसी भी टिश्यू से अराइज करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है वो एक्सट्रीमिटीज में होते हैं, अपर और लोअर लिम्ब में अराउंड 45%, 17% जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, 10% जो है वो एब्डोमिनल वॉल की या ट्रंक में वॉल में होते हैं, बाकी विजिबल भी हो सकते हैं और हेड एंड नेक में भी हो सकते हैं। There are more than 100 types of sarcomas, ठीक है। उनके नाम आप लोग याद नहीं रख सकते। सबसे कॉमन जो था वो डी डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड सार्कोमा है, फिर लाइपोसार्कोमास हैं, साइनोवियल रेप्टोमायोलायोमा, इनके नाम याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स, ठीक है। मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रही इन टाइप से, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा की मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रही, जो बोन ट्यूमर्स है हम आगे पढ़ेंगे उसकी मैनेजमेंट जो है टाइप स्पेसिफिक ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। सो स्टेजिंग वर्कअप में आप रूटीन के ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोई ट्यूमर मार्कर्स नहीं होता सार्कोमास का। CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस सारा आपने करवाना है, ठीक है। अब हम रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा की बात करेंगे, तो CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस आपने पूरा करवाना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप MRI एब्डोमेन ऐड कर सकते हैं, आमतौर पे रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा में जरूरत नहीं पड़ती। अगर लिम्ब के सार्कोमास हैं तो फिर आपने CT चेस्ट एब्डोमेन और लिम्ब का आपने MRI करवाना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम बेशक आप MRI करा रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज उसमें आपको पता है कि ये सॉफ्ट टिश्यू का मैस है, ठीक है। तो लिम्ब की फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन इज MRI और साथ मेटास्टैटिक वर्कअप के लिए आपने CT चेस्ट एंड एब्डोमेन करवाना है,
चेस्ट एक्सरे फॉर मेटास्टैटिक वर्कअप आपने भूल जाए, इस चीज को जहन से निकाल दें। 40% पेशेंट्स में मेट्स मिस कर देंगे आप चेस्ट एक्सरे, ठीक है। सो सीटी चेस्ट इज द रिकमेंडेड इन्वेस्टिगेशन फॉर मेटास्टैटिक वर्कअप। बायोप्सी करवानी है कि नहीं करवानी? सर लिम्ब में तो करेंगे बायोप्सी, और जो रेट्रोपेरिटोनियल है उसमें तो अगर सस्पिशन है लिम्फोमा का तो फिर करेंगे। अच्छा, अगर लिम्फोमा का सस्पिशन नहीं है तो फिर लिम्ब तो में सर शायद ठीक है। सो लिम्ब में तो करेंगे, लिम्ब में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमास में बायोप्सीज नहीं करते अनलेस आप उनको डाउन स्टेज करना चाहते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ऑपरेट देम प्राइमरीली तो आपको बायोप्सी की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू डाउन स्टेज देम कि ट्यूमर बहुत बड़ा है, तो ये एक बेसिक रूल है कैंसर्स का कि आपने कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी तब तक स्टार्ट नहीं करनी जब तक आपके पास टिश्यू डायग्नोसिस ना हो, ठीक है। सर्जरी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास टिश्यू डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि टिश्यू डायग्नोसिस से सीडिंग का चांस होता है, सो यू डोंट वांट टू सीड योर ट्यूमर, ठीक है। लिम्स में आसान है, लिम्स में आप जहाँ से बायोप्सी करेंगे वहीं से आप उसको जब सर्जरी करेंगे तो वो बायोप्सी वाला पार्ट साथ ही निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमास में क्योंकि बायोप्सी आपको बैक से करनी पड़ती है और सर्जरी आपने इंटीरियर अप्रोच से करनी होती है रेट्रोटमी करके, तो उनको जो है ना बायोप्सी करना जो है ना सेफ नहीं है, नहीं करनी चाहिए अनलेस आपके पास ऑप्शन नहीं है और आप डाउन स्टेज करना चाह रहे हैं। तो डाउन स्टेज करने के लिए ट्यूमर टाइप पता होगी तो आप स्पेसिफिक कीमोथेरेपी, ठीक है। तो उसमें ट्यूमर टाइप पता होना जरूरी है। सो कैंसर की सार्कोमास की स्टेजिंग पहले काफी कॉम्प्लेक्स थी, उसमें सुपरफिशियल डीप काफी कुछ था, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। सिर्फ साइज के हिसाब से स्टेजिंग है, लेस देन 5, 5 to 10, 10 to 15, मोर देन 15, ठीक है। सो T1 इज लेस देन 5 एंड T4 इज मोर देन 15, N पॉजिटिव, M पॉजिटिव, ठीक है। अब उसमें क्या है, अगर तो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है तो T1 जो है वो स्टेज 1A में आएगा, T2, T3, T4 सारे के सारे अगर वेल डिफरेंशिएटेड तो स्टेज 1 में है, ठीक है। अगर मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड या पोरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स हैं तो वो स्टेज 2 में चले जाते हैं अगर T1 हो, और T1 से ऊपर हो तो वो स्टेज 3A में चले जाते हैं, ठीक है। नोड पॉजिटिव हो जाए या मेटास्टेटिक हो जाए, इट इज स्टेज 4, ठीक है। तो इसके सार्कोमास में लिम्फ नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिम्फ नोड पॉजिटिव मिलता है तो सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज ऑलरेडी मेटास्टेटिक, ठीक है। तो सार्कोमास नॉर्मली लिम्फ नोड में जाते भी नहीं है, ठीक है। और अगर इतनी एडवांस चीजें कि वो लिम्फ नोड में चले गए हैं तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी मेटास्टेटिक हो चुके हैं, सर्जरी करने का फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सार्कोमास में नोड पॉजिटिव या मेटास्टेटिक डिजीज इज स्टेज 4। मैनेजमेंट कैसी है? मैनेजमेंट डिपेंड करती है रीजन के ऊपर, आप कौन से सार्कोमास को डील कर रहे हैं। इट ऑलवेज हैज टू गो थ्रू एन एमडीटी। आपका मकसद है आपने असेस करना है कि ट्यूमर रिसेक्टेबल है या रिसेक्टेबल नहीं, ठीक है। सो आपका रेडियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे डिसीजन जो है ना, चाहे वो लिम्फ के हैं चाहे वो रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमास के हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसने आपको बताना है कि आपका सर्जिकल प्लेन कहाँ पे क्लियर मिलेगा, कि आप सर्जरी में क्लियर मार्जिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ट्यूमर इज रिसेक्टेबल, बायोप्सी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अब हम रेट्रोपेरिटोनियल की बात करें कि अगर आपका ट्यूमर रिसेक्टेबल है तो आपको बायोप्सी नहीं करनी, ठीक है। आप सर्जरी करेंगे विद द एम ऑफ क्लियर मार्जिन, ठीक है। सो सार्कोमास में यू एम फॉर एन आर नॉट रिसेक्शन, R1 और R2 नहीं करनी, ठीक है। सो R1 जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप क्लियर मार्जिन से कॉन्सेप्ट पे सर्जरी करने जाते हैं। अगर आपकी मार्जिन पॉजिटिव भी आ जाती है फिर भी कुछ ना कुछ सर्वाइवल बेनिफिट पेशेंट को है, लेकिन R2 रिसेक्शन का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी बल्किंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सर्जरी करने जा रहे हैं कि मैं आधा ट्यूमर निकाल दूंगा मरीज को फायदा हो जाएगा, तो इस भूल में ना रहे कि मरीज को कोई फायदा होगा। मरीज को आपकी डी बल्किंग सर्जरी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जो टेम्पररी पेशेंट को रिलीफ आता है कि जी थोड़ा सा लोड कम हो जाता है, वो भी ट्रांजिट होता है, वो 2-3 महीने में दोबारा उतना बड़ा ट्यूमर वापस आ जाता है। सो R2 रिसेक्शन नहीं करनी, एम आपका R0 का होगा। अब अगर मार्जिन पॉजिटिव आ गया है तो वो फिर आप रेडिएशन से कवर कर सकते हैं। सो यू एम फॉर क्लियर मार्जिन। अगर आपकी मार्जिन पॉजिटिव आ जाती है तो आपने बाद में रेडिएशन ऐड कर देनी है, ठीक है। सो कीमोथेरेपी का कुछ सार्कोमास में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। सो आपका एम है सर्जरी, सर्जरी करके क्लियर मार्जिन आ गई, बाद में आपको कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर सर्जरी में आपकी मार्जिन क्लियर नहीं है या बहुत क्लोज है तो आपने बाद में रेडिएशन ऐड कर देनी है, ठीक है। कीमोथेरेपी कंट्रोवर्शियल। अगर आपका ट्यूमर टू बिगिन विद रिसेक्टेबल नहीं था,
ठीक है, यानी कि ट्यूमर का लोड बहुत ज्यादा था, आपको था कि यार मैं इसको नहीं निकाल सकता, किसी वेसल को इनकेस किया हुआ है या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो फिर आप ट्यूमर को डाउन स्टेज करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपने कीमो और रेडिएशन दोनों देने, ठीक है। तो डॉक्टरलिबुसिन बेस्ड कीमोथेरेपीज देते हैं, आप कीमोथेरेपी और रेडिएशन कंबाइन करके देते हैं, फिर आप रीअसेस करते हैं, और अगर रिसेक्टेबल हो तो फिर आप उसको वापस जाकर रिसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। न्यू एडजुवेंट से पहले बायोप्सी जरूरी है, ठीक है। सो आप रेट्रोपेरिटोनियस रूट से जाते हैं, बारीक सी नीडल लेके आपको बायोप्सी चाहिए, एफएनए नहीं चलेगी, यू नीड अ टिश्यू डायग्नोसिस टू कंफर्म द टाइप ऑफ द ट्यूमर, और फिर आप कीमो रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। जब कीमो रेडिएशन खत्म हो जाएगी, आप दोबारा क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग कराएंगे, ठीक है। और जब दोबारा क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग कराएंगे तो फिर आपने रीअसेस करना है कि अब ट्यूमर रिसेक्टेबल है कि नहीं है, और फिर आपने सर्जरी प्लान करनी है, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी क्या है रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा के? यू वांट मैक्सिमम लोको रीजनल कंट्रोल विद कंप्लीट सर्जिकल रिसेक्शन। 2 सेंटीमीटर मार्जिन आपका टारगेट होता है, लेकिन एब्डोमेन में अब आपको पता है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स में आपको इस तरह 2 सेंटीमीटर मार्जिन की लिबर्टी इतना आसान नहीं है। मसल्स प्लेन में गया हो तो वो तो आसान है, आप 2 सेंटीमीटर का मसल निकाल लें। इंट्रा एब्डोमिनल जब चीजें पड़ी होती है तो उसमें 2 सेंटीमीटर मार्जिन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि लेट से अब ये कोलन के साथ ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोलन वाला प्लेन मेरा इन्वॉल्व नहीं है या कोलन एबर्ट नहीं हो रही, और मेरी जो एम्ब्रियोलॉजिकल प्लेन्स होते हैं बिटवीन कोलन एंड द रेट्रोपेरिटोनियम, वो जो हमारी व्हाइट लाइन ऑफ थॉट होती है, अगर वो प्रिजर्व्ड है तो वो मार्जिन ऑलरेडी क्लियर होगा, इश्यू नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन अगर उसकी अबर्टमेंट हुई है तो आपको अब नहीं पता कि वो इन्वॉल्व है कि नहीं, तो यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप कंपार्टमेंटल सेक्शन करते हैं रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा, ठीक है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ वो क्या होता है, ठीक है। सो योर टारगेट इज एन R0 और R1 रिसेक्शन। Debulking does not have a role. R2 is not acceptable. Compartmental resections are preferred and have lesser chances of positive margin, ठीक है। कंपार्टमेंटल रिसेक्शन क्या होती है, इसके एग्जांपल ले लें। अभी आपके सामने सीटी स्कैन लगा हुआ है पेशेंट का जिसका लेफ्ट साइड पे रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर है, ठीक है। तो इमेज बी को देखें तो ये आपका पूरा ट्यूमर पड़ा हुआ है जो लाइंस के अंदर आपको नजर आ रहा है। द ट्यूमर इज अबटिंग द स्प्लीन, ठीक है। इस जगह पे देखें तो यहाँ पे ट्यूमर और स्प्लीन के बीच में यहाँ पे इतना अच्छा प्लेन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इधर अच्छा प्लेन नजर आ रहा है, इधर अच्छा प्लेन नजर आ रहा है, यहाँ पे अच्छा प्लेन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपने स्प्लीन बचाने की कोशिश की, यू माइट हैव अ पॉजिटिव मार्जिन ऑन दिस, ठीक है। तो कंपार्टमेंटल रिसेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऑर्गन ट्यूमर को टच कर रहा है या एबर्ट कर रहे हैं, आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने सेक्शन में, ठीक है। तो इस बजाय सिर्फ यहाँ से ट्यूमर को निकालने के, उन्होंने स्प्लीन भी साथ ले ली और उन्होंने ये टेल ऑफ पेंक्रियास भी साथ ले ली। तो आपकी जो लेफ्ट साइड का रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर था उसको आपने एन ब्लॉक विद द डिस्टल पेंक्रियास एंड विद द स्प्लीन एक्सरसाइज कर, ठीक है। फायदा क्या हो रहा है कि आपके चांसेस ऑफ नेगेटिव मार्जिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ R0 रिसेक्शन, और सारा सर्वाइवल इसी पे डिपेंड है, ठीक है। सो पॉजिटिव मार्जिन अगर आ जाती है, सर्वाइवल कम हो जाता है। R2 रिसेक्शन आ जाती है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है सर्जरी करने का, ठीक है। सो R2 रिसेक्शन करें या ना करें, सेम सर्वाइवल है। R1 अगर मार्जिन पॉजिटिव आती है, सर्वाइवल बेनिफिट जरूर है, लेकिन R0 से बेहतर नहीं है। बेस्ट ये है कि आपको R0 रिसेक्शन चाहिए, क्लियर मार्जिन चाहिए। अब उसमें अगर आपको स्प्लीन निकालनी पड़ती है, अगर यहाँ पे किडनी पड़ी होती है वो निकालनी पड़ती है, डिस्टल पेंक्रियास निकालना पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पेशेंट का सर्वाइवल ट्यूमर निकलने से ज्यादा बढ़ेगा, इन चीजों के कम होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो रेट्रोपेरिटोनियम क्या पड़ा है आपके पास किडनी पड़ी है, आपके पास कोलन पड़ी है, आपके पास पेंक्रियास पड़ा है, या अगर वो आगे आए हुए तो आपके पास स्प्लीन पड़ी है, ठीक है। सो नॉर्मली आपको ज्यादातर जो है ना किडनी और कोलन निकालनी पड़ती है, कि आप डिसेंडिंग कोलन और लेफ्ट किडनी निकालते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप राइट किडनी और असेंडिंग कोलन निकाल रहे होते हैं। सो इन दोनों चीजों को निकालने की मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, आप निकाल सकते हैं। जब से कंपार्टमेंटल डिसेक्शंस आई हैं, सार्कोमास के सर्वाइवल बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गए, ठीक है। सो सिर्फ थोड़ा सा अपना सर्जिकल प्लान चेंज करने से आपने अपने आउटकम चेंज करनी है। हालांकि बहुत दफा ऐसा होता है जब आप स्पेसिमेन लेबोरेटरी में भिजवाते हैं तो कहते हैं स्प्लीन में भी ट्यूमर नहीं है, पेंक्रियास में भी नहीं है, कोलन में भी नहीं है, लेकिन इश्यू ये है कि ये जो जगह थी जहाँ पे वो आना था, यहाँ पे R1 मार्जिन से आप बच गए, ठीक है। हमें भी नजर आ रहा है कि स्प्लीन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ट्यूमर को निकालेंगे तो स्प्लीन वाली साइड पे मार्जिन पॉजिटिव आ सकता है, वहीं से फिर रिकरेंस होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपार्टमेंटल रिसेक्शन। जब से कंपार्टमेंटल रिसेक्शन आई है, सर्वाइवल इंप्रूव कर रही है। सो ये आउटलाइन है। अगर आपका प्राइमरी रिसेक्टेबल रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा है, 5 सेंटीमीटर का कट ऑफ जरूरी नहीं है। अगर बड़ा भी ट्यूमर है, लोकलाइज है, कोई उसमें नेक्रोसिस नहीं है, लोकल ऑर्गन्स को उसने इन्वेड नहीं किया हुआ,
अगर आप रिसेक्शन कर सकते हैं विद मिनिमल मॉर्बिडिटी तो आपने उसकी रिसेक्शन कर देनी, ठीक है। अगर आपके ट्यूमर का साइज बड़ा है या उसमें एक्सटेंसिव नेक्रोसिस है, उसने ऑर्गन्स को पकड़ा हुआ है और आप प्राइमरी सर्जरी विद मिनिमम मॉर्बिडिटी नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसकी बायोप्सी करके उसको न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन देनी चाहिए, डाउन स्टेज करके फिर आपको उसकी रिसेक्शन करनी चाहिए, एंड देन यू फॉलो देम अप फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। फॉलो अप सार्कोमा का ट्यूमर मार्कर्स तो है नहीं, तो आपने सीटी स्कैन से फॉलो अप करना होता है 6 मंथली फॉर द फर्स्ट 2 years और फिर उसके बाद ईयरली आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। सो दिस इज रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा। बाज़ औक़ात ना रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर होता है, जब आप बायोप्सी करते हैं तो उस पे आया था कि जी इसमें डिफ्यूज फाइब्रोसिस है सिर्फ और कोई इसमें मैलिग्नेंट चीज नजर नहीं आ रही, तो ये होते हैं डेस्मोइड ट्यूमर्स, ठीक है। सो दीज आर कंसीडर्ड एज लो ग्रेड सार्कोमास, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होता है इनमें और ये मेटास्टाइज नहीं करते, ठीक है। सो दे डू नॉट मेटास्टाइज। सो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द ट्यूमर्स अराइज इन द एक्सट्रीमिटीज, कुछ ट्रंक्स में अराइज करती हैं, रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा में अराइज करती हैं। गार्डनर सिंड्रोम आपको याद होगा, गार्डनर सिंड्रोम के साथ इसका एसोसिएशन है जिसमें आपके कोलोरेक्टल कैंसर्स भी साथ होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिसेक्शन विद वाइड लोकल एक्सचेंज, ठीक है। डेस्मोइड ट्यूमर्स में आपको हर हाल में वाइड एक्सचेंज करनी है, कंपार्टमेंटल रिसेक्शन करें, अगर लिम्ब में है तो 2-2 सेंटीमीटर के मार्जिन में, बिकॉज रिकरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डेस्मोइड ट्यूमर्स हैव अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ रिकरेंस, हर तीसरे मरीज में रिकरेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना इसमें R1 पे तो देते ही देते हैं, R0 रिसेक्शन पे भी कई दफा रेडिएशन दे देते हैं कि रिकरेंस का चांस ज्यादा है। सो डेस्मोइड ट्यूमर्स आर लोकली एग्रेसिव, लो ग्रेड सार्कोमास, हाई ग्रेड ऑफ रिकरेंस है, तो यू वांट वाइड मार्जिन्स एंड यू गिव पोस्ट ऑफ रेडिएशन। अगर आपका ट्यूमर अनरिसेक्टेबल है तो फिर भी आप उसको रेडिएशन देके उसकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं, लेकिन उससे सर्वाइवल में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ट्यूमर ग्रोथ कम होगी। सिस्टेमिक थेरेपी कैन बी कंसिडर्ड फॉर डिजीज प्रोग्रेशन और रिकरेंस, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है इसमें सिस्टेमिक थेरेपी। प्रोग्रेसिव और रिकरेंट ट्यूमर्स कैन बी ट्रीटेड विद सिस्टेमिक थेरेपी, रिसेक्शन प्लस रेडिएशन और डेफिनेटिव रेडिएशन, अगर पहले रेडिएशन नहीं मिली, ठीक है। तो अगर आपने डेस्मोइड ट्यूमर निकाला और रिकरेंस हो गई है तो आप उसको सिर्फ रेडिएशन से भी ट्रीट कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट केस है 35-year-old male presents to you with a swelling on the left side of the thigh for 1 year. Swelling is gradually increasing in size. On examination, the swelling is firm and adherent to the underlying muscles. Overlying skin is adherent to the tumor. So ये भी sarcoma का patient है, ठीक है। This is a soft tissue sarcoma of the limb. इसके differentials में क्या आएगा? हाँ जी जी डॉक्टर नशीन, क्या आएगा? It could be lymphedema, ठीक है, चलिए मान लिया sarcoma, and हाँ sarcoma, enlarged lipoma, अगर पिक्चर को देखा जाए तो, ठीक है। and अभी हमने पढ़ा कुछ पहले डेस्मोइड ट्यूमर, desmoid tumors. ठीक है। तो डेस्मोइड ट्यूमर हो सकते हैं। कैंसर डायग्नोज करना इसको आसान है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा कैंसर है, इज इट अ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा और इज इट अ बोन ट्यूमर, क्योंकि दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो यू वांट टू नो एग्जैक्टली कि ये ट्यूमर कहाँ से अराइज कर रहा है, ठीक है। सो दिस लुक्स लाइक अ मैलिग्नेंट ट्यूमर बिकॉज उसकी शक्ल ही बहुत खराब है। अदरवाइज जब थाइज में ट्यूमर्स आते हैं, सो यू वांट टू नो एग्जैक्टली कि ये क्या चीज है, बोनी ट्यूमर है, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, डेस्मोइड ट्यूमर है या कोई और बिनाइन चीज है, ठीक है। सो उसके लिए आपको बायोप्सी चाहिए, ठीक है। सो इस सिनेरियो में आपने बायोप्सी करनी है। हाँ, बायोप्सी आपने ऐसे करनी है कि अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर निकलता है तो मैं जिस रूट से सर्जरी करूंगा उस मेरी बायोप्सी की साइड साथ निकल जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा मीडियल साइड पे ट्यूमर है और मैंने मीडियल लंबा सा इंसिजन देके इसको निकालना था तो मैंने बायोप्सी यहीं से करनी है। ये ना हो कि मैं थोड़ा सा इंटीरियर या पोस्टीरियर साइड से बायोप्सी करूँ कि मेरे इंसिजन में बाद में वो ना आ रहा हो, ठीक है। तो बायोप्सी साइड आपने बाद में निकालनी है। तो आपने इसकी बायोप्सी की, उसके हाई ग्रेड साइनोवियल सार्कोमा आ गया। अब क्या करना है? हाँ जी हसन, क्या करेंगे इसमें? हसन शबीर, चले कोई भी बता दे, एनी आइडिया? सो यू हैव अ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, यू हैव अ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ऑफ द लेग, ठीक है, ऑफ द थाई। सो हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? सर इसका एमआरआई करवाएंगे,
एमआरआई करेंगे? करवाएंगे, इसकी एक्सटेंशन Acceptable or डायमेंशंस not? देखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सीटी टेस्ट भी कराएंगे, मेटास्टेसिस देखेंगे। ठीक हो गया। So there is no metastasis or soft tissue tumor है involving the whole compartment. All the anterior and medial compartment is involved. अब क्या करना? Sir, since it is high grade and more than 5 centimeters, so we will go for the radiotherapy first downstage, and then we will go for the resection. ठीक है। रेडियोथेरेपी या कीमोरेडियोथेरेपी? Just for the radiotherapy, the downstage, and then go for the resection. कीमोरेडियोथेरेपी देंगे। जब आप डाउनस्टेज करते हैं तो आप कीमोरेडियोथेरेपी दोनों देते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रीमिटी सार्कोमा जो है ना, इनमें आपने बायोप्सी हर केस में करनी है। साइट ऑफ बायोप्सी में डिस्कस कर लिया। डिसीजन फॉर सर्जरी का प्लान कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू सैल्वेज द लिम्ब एंड प्रिजर्व फंक्शन, ठीक है। सो आपका टारगेट जो है ना सारा स्टेजिंग वर्कअप का, एमआरआई करवाना, सीटी करवाना, यू वांट टू सी कि अगर मैं इस ट्यूमर को निकालता हूँ तो क्या ये जो लिम्ब है ये फंक्शनल रहेगा या नहीं रहेगा, सारे डिसीजन इसके ऊपर है, ठीक है। सो इफ यू कैन रिमूव द ट्यूमर with good functional outcome, तो primary treatment is surgery, ठीक है। If you can remove the tumor with good outcomes, ठीक है। If you remove the tumor with good clinical outcomes, यानी कि जब ट्यूमर निकालेंगे तो पेशेंट की टांग उसके काम की नहीं रहेगी, फंक्शन प्रिजर्व नहीं रहेगा, तो फिर आपको उसको डाउन स्टेज करना चाहिए, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्जिकल प्लानिंग कि आप क्या क्या निकाल रहे हैं। जैसे आप इस पेशेंट का इंटीरियर और मिडिल कंपार्टमेंट दोनों इन्वॉल्व है, सारा निकाल देंगे तो उसकी टांग किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। सो यू वांट टू सी कि आप क्या निकालेंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात सिर्फ इंटीरियर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है या सिर्फ थोड़ा सा मीडियल, थोड़ा सा लैटरल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। आपको 2 सेंटीमीटर मार्जिन से आप निकालते हैं तो पूरा कंपार्टमेंट अपना डैमेज नहीं हो रहा होता, तो उसमें आप अपफ्रंट सर्जरीज कर सकते हैं, ठीक है। So it depends on the size of the tumor, depends on the location of the tumor, depends on the organ, depends on the structure जो पास से गुजर रहे हैं कि क्या-क्या चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी क्लियर मार्जिन के लिए, ठीक है। So if limb is salvageable with good functional outcome, then proceed with upfront surgery. Size important नहीं है। If the limb is salvageable with poor functional outcome, ठीक है, तो टांग तो मैं बचा सकता हूँ लेकिन टांग किसी काम की नहीं रहेगी, तो फिर आपको उसको neoadjuvant कीमो आरटी देनी चाहिए, उसको डाउन स्टेज करना चाहिए, उसको दोबारा असेस करें। जब neoadjuvant के बाद आप दोबारा असेस करते हैं, अगर तो फंक्शनल आउटकम अच्छा रह सकता है तो फिर आप उसको वाइड लोकल एक्सीजन करें। अगर neoadjuvant करने के बावजूद आपका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वाइड लोकल एक्सीजन की बजाय आपको एम्पुटेशन कर देनी चाहिए, ठीक है। So a non-functional limb is not acceptable. आपको लिम्ब का फंक्शन प्रिजर्व करना है, अगर वो फंक्शन प्रिजर्व नहीं हो रहा तो फिर आपको एम्पुटेट कर देना चाहिए। और अगर इनिशियल प्रेजेंटेशन पे डिजीज इतनी ज्यादा है कि लिम्ब वैसे ही सैल्वेजेबल नहीं होगा, ठीक है, कंपार्टमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, उसने नर्व को इंकेज किया हुआ है या बोन तक गया हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि ये डाउन स्टेज भी नहीं होना, तो आप प्राइमरी एम्पुटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जमाने में तो हर केस की प्राइमरी एम्पुटेशन होती थी, लेकिन क्योंकि अब ट्यूमर्स एक तो बहुत एडवांस स्टेज पे पिक नहीं होते, जल्दी पिक हो जाते हैं, ठीक है, और neoadjuvant से रिस्पॉन्ड आता है, तो एम्पुटेशन प्राइमरी जो है ना वो बहुत कम होगी। अगर होती भी है तो neoadjuvant के बाद डिसीजन आता है कि एम्पुटेशन करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्राइमरी सर्जरी कर सकते हैं, डाउन स्टेज करके आप सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप प्राइमरी एम्पुटेशन कर सकते हैं। सो आपके पास पेशेंट आया सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ऑफ द लिम्ब के साथ, आपने एमआरआई करवाना है, उसकी बायोप्सी करनी है और आपने सीटी चेस्ट करवा देना है फॉर मेटास्टेटिक वर्कुप, ठीक है। इफ द ट्यूमर इज स्मॉल तो आप उसकी वाइड लोकल एक्सीजन कर देंगे विद 2 सेंटीमीटर मार्जिन, ठीक है। अगर उसकी फाइनल बायोप्सी के मार्जिन क्लोज आती हैं या हाई ग्रेड ट्यूमर है तो आपने उसको पोस्ट ऑप रेडिएशन भी देनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिकरेंस ना हो जाए, ठीक है। अगर आपका ट्यूमर बड़ा है तो फिर आप उसको डाउन स्टेज करेंगे विद कीमो रेडिएशन और फिर उसके बाद आपने उसकी वाइड लोकल एक्सीजन करनी है विद 2 सेंटीमीटर मार्जिन, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 सेंटीमीटर मार्जिन स्ट्रिप लेना जरूरी है, लेकिन लेट से कि आपकी ना वहाँ पे नर्व या वेसल साथ पड़ी हुई है, तो आप डाउन स्टेज करने के बाद नर्व्स और वेसल्स के ऊपर से ट्यूमर को शेव ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज आम तौर पे सार्कोमा जो है ना इन स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं जाते, ठीक है। सो यू कैन शेव ऑफ द ट्यूमर, और जो आपकी रेडिएशन है वो रिकरेंस को रोक देती है। सो शेविंग ऑफ फ्रॉम वाइटल स्ट्रक्चर्स इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। कि अगर आपका ट्यूमर नर्व के पास पड़ा हुआ है तो बजाय से कि आप नर्व निकाल दें, आप नर्व को प्रिजर्व करके बाद में उसको रेडिएट कर दें, वो एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट, ठीक है। सो हर जगह पे 2 सेंटीमीटर मार्जिन पॉसिबल नहीं होती। बोन के साथ पड़ा हुआ है, बोन से आप शेव ऑफ करेंगे, नर्व के साथ पड़ा हुआ है, वहां से आप शेव ऑफ करेंगे। कंपार्टमेंटल रिसेक्शन जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ वाइड लोकल एक्सीजन चाहिए, ठीक है। सो इसमें कंपार्टमेंटल रिसेक्शन लोगों ने पहले शुरू में की, लेकिन जरूरत नहीं, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड द 2 सेंटीमीटर,
आपको ट्यूमर नजर आ रहा है, आपको पता है उसकी मार्जिन कहाँ पे, तो मुझे पूरा अपना कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स निकालने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड अ वाइड लोकल एक्ससिजन विद 2 सेंटीमीटर मार्जिन. ठीक है. सो ये अगेन एक और फ्लो चार्ट है. सो यू इवैल्यूएट फॉर लोकल थेरेपी. अगर लिम्ब स्पेयरिंग सर्जिकल रिसेक्शन पॉसिबल है विद एडिक्वेट मार्जिन. ठीक है. सो इफ यू कैन डू अ गुड सर्जिकल रिसेक्शन जिसमें मार्जिन भी एडिक्वेट है और लिम्ब भी बच रहा है, तो फिर आपने उसकी लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी कर दी. ठीक है. अगर लिम्ब स्पेयरिंग पॉसिबल नहीं है या मार्जिन पॉजिटिव आने का खर्चा है, तो फिर आपने उसको डाउन स्टेज करना है विद प्री ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. उसको रीवैल्यूएट करें क्लिनिकली, दोबारा इमेजिंग कराएं, दोबारा असेस करें. अगर लिम्ब रिसेक्शन लिम्ब स्पेयरिंग पॉसिबल है तो आप लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी करें. अगर लिम्ब स्पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसको एम्पुटेट करें. ठीक है. दिस इज एज सिंपल एज इट कैन बी. इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो आपका जब सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा लेग का है, आपने असेस करना है ट्यूमर का साइज कितना है, ट्यूमर की टाइप कौन सी है, और लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. अगर कर सकते हैं तो सर्जरी कर दें, नहीं कर सकते तो डाउन स्टेज करें. डाउन स्टेज हो गया तो लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी कर दें, डाउन स्टेज नहीं हुआ तो एम्पुटेट. तो ये टाइप्स ऑफ सर्जरी है जो आप सार्कोमा के लिए करते हैं. लेट्स से ये थाई का एक मैस पड़ा हुआ है, ये आपको फीमर व्हाइट वाली आपको फीमर नजर आ रही है. ठीक है. सो दिस इज योर ट्यूमर. ठीक है. रेड वाला, ये जो पर्पल है ना, इसको कहते हैं रिएक्टिव जोन और एक सूडो कैप्सूल कहते हैं इसको. ठीक है. तो आपका जो ट्यूमर है ना, उसकी साइडों पे एक सूडो कैप्सूल होता है और ये चीज होती है जो नर्व्स को प्रेस कर रही होती है. तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर आपका सूडो कैप्सूल बिल्कुल नर्व को प्रेस कर रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर से शेव ऑफ भी कर देंगे तो काफी चांसेस हैं कि आपकी मार्जिन नेगेटिव आ जाएगी, बिकॉज ट्यूमर नॉर्मली उस कैप्सूल से जरा दूर होती है. ठीक है. अगर आपकी रिसेक्शन जो है ना वो इस लाइन के क्रॉस हो रही है, तो ये तो आप ट्यूमर के अंदर से चले गए हैं. इसको कहते हैं इंट्रा लीजनल एक्सिजन, यानी कि पॉजिटिव मार्जिन आ गई हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर आपकी एक्सिजन लाइन ऐसी है कि आप थ्रू द कैप्सूल चले गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कोई वाइटल स्ट्रक्चर बचाने के लिए आपने ये काम किया, तो इसको कहते हैं मार्जिनल एक्सिजन, यानी कि आपकी मार्जिन R1 है लेकिन वहां पे कोई रेजिडुअल ट्यूमर नहीं है. ठीक है. सो दिस इज R1. इसमें आपने पोस्ट ऑफ RT देनी. ठीक है. जो रिकमेंडेड है वो क्या है, वाइड एक्सिजन, कि आपका 2 सेंटीमीटर आप क्लिनिकली लेते हैं, लेकिन कम से कम 1 सेंटीमीटर हिस्टोपैथ रिपोर्ट पे 1 सेंटीमीटर क्लियर मार्जिन आपको मिलना चाहिए. ठीक है. सो यू वांट अ फाइनल बायोप्सी पे 1 सेंटीमीटर क्लियर मार्जिन. अगर आपको 1 सेंटीमीटर मार्जिन मिल जाती है तो आपको बाद में RT देने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. बिकॉज रिकरेंस के चांसेस कम है. कंपार्टमेंटल सेक्शन क्या होगी कि आप पूरा कंपार्टमेंट निकालें, तो हमें पूरा कंपार्टमेंट निकालने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. बिकॉज यू जस्ट नीड 2 सेंटीमीटर मार्जिन, और पूरा कंपार्टमेंट निकालने में आप लिम्ब का फंक्शन ज्यादा खराब करें, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड. A 23-year-old female presents with a history of pain in the left thigh for the past 1 year. She also has a history of a swelling developing at the site for the last 3 months. Mass is gradually increasing in size. On examination, distal aspect of the left thigh is swollen. A hard, immobile mass is felt, which appears in continuation with the femur. Overlying skin appears normal. Okay, so distal end of the thigh पे एक आपको hard सा mass feel हो रहा है. It appears to be arising from the bone, and it is painful. ठीक है. So what are the differential diagnoses? तो अब हम आगे बोनी सार्कोमा की. ठीक है. तो ये बोनी सार्कोमा हो सकता है. हाँ जी. बोन इन्फेक्शन हो सकती है, ये बोन सिस्ट हो सकती है. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है. सो वी वांट टू बी श्योर कि ये बोन सार्कोमा तो नहीं है, ऑस्टियो सार्कोमा तो नहीं है. ठीक है. सो हमने क्या करना है इसमें हमें बायोप्सी चाहिए कि नहीं चाहिए? No. रेडियोलॉजिकल फीचर्स जो है वो डिपिक्ट कर देते हैं. No. चल देखते हैं. ठीक है. सो मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर. सो मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स है ना, 2 किस्म के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है. और सबसे कॉमन मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स है वो सेकेंडरी. ठीक है. यानी कि बोन मेट्स है. सबसे कॉमन बोन ट्यूमर्स आर बोन मेट्स ड्यू टू सम अदर ट्यूमर, जिसमें सबसे कॉमन ब्रेस्ट है, फिर प्रोस्टेट है, फिर लंग, फिर किडनी, फिर थायराइड. ठीक है. तो सबसे ज्यादा बोनी मेट्स वाले पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के साथ आते हैं. उसके बाद ऑस्टियोजेनिक ट्यूमर्स है जिसको ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं. कॉन्ड्रोजेनिक ट्यूमर्स जो आपकी कार्टिलेज से आ रहे होते हैं जिसको कॉन्ड्रोसार्कोमा कहते हैं. या कुछ सिस्टेमिक ट्यूमर्स होते हैं, हेमाटोपोइटिक ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि मल्टीपल माइलोमा. ठीक है. एक और टाइप ऑफ ट्यूमर है जिसको इविंग सार्कोमा कहते हैं. ठीक है. सो ये 4 ट्यूमर्स हैं जो कॉमन है. इन्हीं का आपको नाम याद होना चाहिए, बाकी सारों की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू नो ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड इविंग सार्कोमा.
मल्टीपल माइलोमा हमारी डिजीज नहीं है, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, कीमोथेरेपी से ट्रीट होता है, इसमें सर्जरी का एज सच रोल नहीं है, एक्सेप्ट अगर मल्टीपल माइलोमा में कोई फ्रैक्चर हो गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई वो हम आगे डिस्कस करें। सो बोन ट्यूमर जो है ना, अगर आपके पास, जिसमें अभी हमने बात की कि डायग्नोसिस कैसे करना है, बायोप्सी करनी कि नहीं करनी, तो आप इमेजिंग की बेसिस पे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। सो यू लुक एट द बोन एंड यू सी द साइट ऑफ द ट्यूमर, उसकी बेसिस पे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ट्यूमर है। सो कुछ ट्यूमर्स हैं जो डायफ्यूजियल एंड्स को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ मेटाफाइसिस को करते हैं, कुछ एपिफाइसिस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। सो डायफ्यूजियल ट्यूमर जो है उसमें आपके पास बिनाइन चीजें भी हैं, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, फाइब्रस डिस्प्लेसिया, यूसिफिलिक ग्रैनुलोमा या इवन सार्कोमा। तो एपिफिजियल है वो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, जायंट सेल ट्यूमर्स और क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है। जो कॉमन डायफ्यूजियल बोन ट्यूमर्स हैं अकॉर्डिंग टू एज, बच्चों में सबसे कॉमन इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा है, टीनेज ईयर में सबसे कॉमन इविंग्स सार्कोमा है, एडल्ट्स में सबसे कॉमन लिम्फोमास हैं, और मोर देन 68 में सबसे कॉमन ट्यूमर्स हैं वो मेट्स हैं या मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। वर्कअप कैसे करना है? पहली चीज है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। कुछ चीजें आपको उससे अंदाजा हो जाती हैं, कुछ आप ब्लड के मार्कर्स करवा सकते हैं, ESR और CRP वो आपको रेस मिलेगा, ऐसा कोई ट्यूमर मार्कर्स नहीं है बोन ट्यूमर्स का। प्लेन एक्सरेस करवा सकते हैं, ठीक है। सो प्लेन एक्सरेस पे आपको हिंट मिलेगी कि कौन सी जगह पे बोन इन्वॉल्व है। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं उसका सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट देखने के लिए। सो बोन में ऐसा रोल नहीं है, लेकिन उसकी सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर देखने में या सॉफ्ट टिश्यू डिजीजेस रूल आउट करने में आपकी हेल्प हो सकती है। CT स्कैन, MRI, बोन स्कैन, ठीक है, सारी चीजें आप करवा सकते हैं। बायोप्सी करवानी पड़ती है टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, ठीक है। सो MRI और CT स्कैन आपको सजेस्ट करेगा कि ये ट्यूमर लग रहा है, लेकिन कंफर्म बोन स्कैन पे होगा, उस पे बायोप्सी पे होगा। बोन स्कैन जो है ना, बोन स्कैन इज हाईली सेंसिटिव, लेकिन बोन स्कैन का मसला है कि बोन स्कैन कैन शो द सेम थिंग। आपको इन्फेक्शन में भी बोन स्कैन पॉजिटिव आ रहा होगा, आपको ट्यूमर में पॉजिटिव आ रहा होगा, तो डिफरेंशिएट करना बोन स्कैन पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो बोन स्कैन इज सेंसिटिव बट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो जितने भी बोन ट्यूमर्स है ना, उनकी स्टेजिंग थोड़ी डिफरेंट है। एक PNM स्टेजिंग होती है, एक और डिफरेंट स्टेजिंग है, जिसमें टोटल 3 स्टेजेस है, लो ग्रेड, हाई ग्रेड और मेटास्टेटिक, ठीक है। सो आप ट्यूमर्स को चेक करते हैं कि ये लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है या मेटास्टेटिक है। सो लो ग्रेड ट्यूमर्स आर कॉल्ड स्टेज 1 ट्यूमर्स, हाई ग्रेड ट्यूमर्स आर स्टेज 2 ट्यूमर्स और मेटास्टेटिक ट्यूमर्स आर स्टेज 3 ट्यूमर्स, ठीक है। If the tumor is confined within a surgical compartment, it is called as stage 1A, और अगर extra compartmental restriction है तो stage 1B हो जाएगा। इसी तरह high grade tumor है within a surgical compartment, उसको 2A कहते हैं, और अगर extra compartmental extension है तो उसको 2B कहते हैं, और stage 3 is metastatic। bone tumors की treatment multimodal है, टाइप ऑफ ट्यूमर पे डिपेंड करती है। ऑस्टियोसार्कोमास, इविंग सार्कोमास, कॉन्ड्रोसार्कोमास, तीनों की ट्रीटमेंट्स डिफरेंट है। टारगेट आपका वही है कि आपने लिम्ब बचाना है, ठीक है। सो इफ द ट्यूमर इज रिसेक्टेबल विद गुड फंक्शनल आउटकम, अपफ्रंट सर्जरी करनी है। वही रूल है जो सार्कोमास में था कि अगर छोटा ट्यूमर है और आप प्राइमरी उसको निकाल के उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो आप उसकी अपफ्रंट सर्जरी करें। अगर लिम्ब सैल्वेज पॉसिबल नहीं है तो न्यूएडजुवेंट कीमोथेरेपी आप दे सकते हैं। रेडिएशन आप न्यूएडजुवेंट सेटिंग में, इविंग सार्कोमा है तो दे सकते हैं। ऑस्टियोसार्कोमास आर रेडियो रेजिस्टेंट, उस पर रेडिएशन काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर ऑस्टियोसार्कोमा आया है बायोप्सी पे तो आप न्यूएडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे। अगर इविंग्स है तो आप न्यूएडजुवेंट कीमो रेडिएशन दोनों चीजें देंगे, ठीक है। सो आपका अगर ऑस्टियोसार्कोमा आ गया, सो यू वांट टू डू लिम्ब सैल्वेज, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड सर्जिकल अप्रोच टू बोन सार्कोमास। प्री ऑपरेटिव सिस्टेमिक थेरेपी आप कर सकते हैं टू श्रिंक द ट्यूमर। सक्सेसफुल लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, ठीक है। सो ऑस्टियोसार्कोमा को अगर आपने ट्रीट करना है तो आपके 3 प्रोसीजर्स हैं। आपने ट्यूमर निकालना है, ठीक है, जो बोनी सेगमेंट इन्वॉल्व था उसकी आपने वाइड एक्सीजन करनी है, उसको आपने फिर बोनी पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना है और फिर आपने उसके ऊपर वापस सॉफ्ट टिश्यू कवरेज देना है, ठीक है। सो कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर, एंड अगर कोई सिंगल मेटास्टेटिक डिजीज है तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। दैट इज द गोल फॉर ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। सो आपने ट्यूमर भी निकालना है और अगर कोई उसकी ओलिगोमेटास्टेटिक डिजीज है तो वो भी निकालनी है। दैट विल इंप्रूव द सर्वाइवल। They are relatively resistant to radiation therapy, but they are very responsive to chemotherapy. तो आप normally इनको, अगर ट्यूमर छोटा नहीं है तो आप इनको डाउन स्टेज करें कीमोथेरेपी से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। डाउन स्टेज करने के बाद फिर आप अपनी सर्जरी प्लान करें। सो ये आपका टारगेट है। सो ऑन द लेफ्ट यू कैन सी एन एक्सरे जिसमें आपको बोन ट्यूमर नजर आ रहा है ऑन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द फीमर। ये ट्यूमर पड़ा हुआ है उसका, ठीक है।
ये आपने उसकी सर्जरी की, ये आपने उसका पूरा का पूरा डिस्टल एंड ऑफ फीमर जो है उसको एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है। मेटालिक इम्प्लांट आपने फीमर का जो है ना नया इंसर्ट किया। दिस इज द पेशेंट स्टैंडिंग अगेंस्ट पोस्ट ऑपरेटिवली, जिसमें उसकी टांग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मैनेज ऑस्टियोसार्कोमास। दे आर कीमो सेंसिटिव, इसलिए आप उनको डाउन स्टेज करके बाद में आराम से लिम्फ सैल्वेज कर सकते हैं। अब अगर इविंग सार्कोमा आ जाए, ठीक है। सो इविंग सार्कोमास क्या है? दीज आर बेसिकली malignant round cell sarcomas of the bone. They tend to arise in the diaphysis of a long bone or the pelvis. ज्यादा कॉमन ये pelvis में होते हैं, लेकिन long bones में भी arise कर सकते हैं। Radiologically the bone appears moth eaten, और इस पे एक characteristic onion skin appearance आती है, ठीक है। मल्टीपल layers आ रही होती है, जैसे कि प्याज की layers होती हैं, ठीक है। This is because of the periosteal reaction. MRI आप करवा के कंफर्म करेंगे। MRI may show a large extra osseous soft tissue mass as well as significant inflammation in edema, ठीक है। तो इविंग सार्कोमा की खास बात यह है कि बोन को भी डिस्ट्रॉय करता है और ये सॉफ्ट टिश्यू को भी इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो सिर्फ बोन को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट उनमें कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको पीछे वाली पिक्चर देखें तो उसमें जब उसने ट्यूमर निकाला है तो उसने सिर्फ बोन निकाली है, साथ सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये ट्यूमर्स आमतौर पर सॉफ्ट टिश्यू में जाते भी नहीं, ठीक है। इविंग्स का प्रॉब्लम ये है कि लोकली एग्रेसिव है, ये सॉफ्ट टिश्यू में ज्यादा जाता है। डिजायरेबल ट्रीटमेंट क्या है कि आप सर्जिकली पूरा का पूरा ट्यूमर एक्सरसाइज कर दें। अगर आपका ट्यूमर किसी ऐसी जगह पे है कि सर्जिकल मॉबिलिटी ज्यादा होगी तो आप इनको रेडिकल रेडिएशन से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल सर्जिकल ट्रीटमेंट से कम है। Most of the time, these tumors involve the pelvis with an extensive soft tissue mass that invades the peritoneal cavity, ठीक है। तो ये पीछे सैक्रम को भी इन्वॉल्व कर रहे होंगे, ये पेरिटोनियल कैविटी में भी आ रहे होंगे, ये बैक पे भी जा रहे होंगे, बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं और सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसे में आप सिर्फ उनको पैलिएटिव रेडिएशन दे देते हैं कि ये ग्रो ना करे, ठीक है, उनको रोकने के लिए। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कीमो सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑस्टियोसार्कोमा जो कि बहुत अच्छे कीमो सेंसिटिव है। तीसरा ट्यूमर जो हमें बताना चाहिए वो है कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसार्कोमास दे आर malignant tumors which differentiate into cartilage. Patients usually present with pain or swelling and symptoms may be long-standing. Many chondrosarcomas arise in pre-existing lesions such as osteochondromas or enchondromas, जो कि benign lesions होते हैं cartilage के, उन्हीं के long-standing osteochondromas में they convert into chondrosarcomas. So diagnosis of a chondrosarcoma requires clinical, radiological, and pathological correlation. Biopsy आपको चाहिए होगी. Clear cell chondrosarcoma is a rare form of chondrosarcoma that occurs in the epiphysis or growth problems करता है. Surgical resection is usually the only treatment indicated for the management of chondrosarcoma because this type of tumor is unresponsive to systemic therapy. ना इसमें कीमो काम करती है, ना इसमें रेडिएशन काम करती है। इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल है, वाइड लोकल एक्सचेंज करके आप ट्यूमर निकाल दें, आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसार्कोमास आर relatively good tumors as compared to other tumors. इनकी ट्रीटमेंट इज सर्जिकल, ठीक है। लेकिन क्योंकि कीमो से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो लॉन्ग टर्म जो है ना इनके उस वजह से रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। So your mainstay of treatment is wide local excision with surgery. Next है metastatic bone tumors, ठीक है। So principles of management क्या है कि आपने correction करनी है सबसे पहले पेशेंट की systemic disease की, ठीक है। जो पेशेंट जब metastatic bone disease के पास आते हैं तो नॉर्मली वो सर्जन के पास नहीं जा रहे होते, उनकी ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। ऑर्थो के पास अगर वो प्रेजेंट करेंगे तो वो प्रेजेंट करते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के साथ या डिस्क कोलैप्स के साथ या वर्टिब्रल कोलैप्स के साथ। वो उस टाइम पे एक्यूट इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है। सो उसमें जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना है, उसके एनीमिया को देखना है, कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको ठीक करें और उसके हाइपर कैल्सीमिया को करेक्ट करें, बेस्ट फॉस्फोनेट्स दें, उसको हाइड्रेट करें क्योंकि इन पेशेंट्स में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा रेज होंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट इसकी प्राइमरी डिजीज की ट्रीटमेंट है। मेटास्टेटिक बोन डिजीज की आप सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ओनली फॉर पैलिएशन, ठीक है। सो मेटास्टेटिक बोन डिजीज की ट्रीटमेंट बोनी नहीं है, प्राइमरी ट्रीटमेंट उसकी प्राइमरी डिजीज की है। ब्रेस्ट कैंसर है तो आप उसको ट्रीट करें, थायराइड कैंसर है आप उसको ट्रीट करें, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने करनी है पैलिएटिव सेटिंग में फॉर सम कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। The aim of surgery should be to improve pain and maintain mobility, कि मरीज चलता फिरता रहे आखिर तक, उसको जो है ना प्रॉब्लम ना हो मोबिलिटी में। सर्जरी कैन नॉट लेंथन लाइफ बट इट मे शॉर्टन इट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो सर्जरी से आपका उसको टेक्निकली उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं हो रही, आप उसकी सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोलॉन्ग करना चाह रही है, लेकिन सर्जिकल स्ट्रेस जो है वो आपने देखना है कि इतना ज्यादा ना हो कि मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते करते उसकी लाइफ भी खत्म करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
The spine may need stabilizing and the cord may need decompression. So cord decompression के लिए आप सर्जरी कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए आप सर्जरी कर सकते हैं. Patients who have a possibility of long-term survival may need a prosthesis. ठीक है. So long bone का अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तो उसमें आप implants भी डाल सकते हैं अगर उसकी expected life expectancy ज़्यादा है. रेडियोथेरेपी फॉर पेन रिलीफ. ठीक है. So अगर आपकी पेन सीवियर बैक एक है, पेशेंट को ऐसे कोलैप्स नहीं है, तो आप उसको लोकल रेडिएशन देके उसकी पेन को खत्म कर सकते हैं. So this is metastatic bone disease. Case number 4. So a 45-year-old male presents to you with a history of fall from bike after a road traffic accident. He sustained a penetrating wound on the left foot with a sharp metal object. He was seen in the ER. Tetanus prophylaxis देके आपने उसको घर भिजवा दिया oral antibiotics से. 4 दिन के बाद वो आपके पास वापस आ रहा है. उसका जो थंब है वो swollen है, red है और tender है. ठीक है. So what is the diagnosis? Could be soft tissue infection, phalanx, abscess, cellulitis. abscess. ठीक है. So it can be cellulitis, it can be abscess, it can be osteomyelitis. ठीक है. और ये बड़ा कॉमन इश्यू होता है कि पेशेंट आपके पास ओपीडी में आ रहे होते हैं, आप कह रहे हैं यार ये तो सेलुलाइटिस है, एंटीबायोटिक दो ठीक हो जाएगा. 3-4 दिन बाद पेशेंट फिर आपके पास आ रहा होता है और वुंड और खराब होता जा रहा होता है. ठीक है. सर तो 4 दिन में ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा क्या? 4 दिन में फॉरेन बॉडी भी तो हो सकती है ना. फॉरेन बॉडी भी, बिल्कुल फॉरेन बॉडी भी हो सकती है. ठीक है. सो 4 दिन में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है. ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वुंड यू हैव. ठीक है. सो इस पेशेंट की अगर हिस्ट्री देखें तो उसको मेटल ऑब्जेक्ट को कील लगा या कोई मेटल की चीज उसकी टांग में अंदर लगी है. सो बोन इन्फेक्शन 4 दिन में हो सकती है. एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जल्दी प्रेजेंट करता है. ठीक है. एक्यूट को आप प्रॉपर्ली मैनेज ना करें या एक्यूट की प्रॉपर्ली डिप्रेडमेंट ना कीजिए तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है. वो जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 2-2 महीने की हिस्ट्री के साथ, दे स्टार्टेड ऑफ विद एन एक्यूट इन्फेक्शन और वो बाद में प्रोलॉन्ग होकर क्रॉनिक में कन्वर्ट हुई. ठीक है. सो एक्यूट इन्फेक्शन 4 दिन में वापस आ सकती है. एक्यूट बोन इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी यू हैव. ठीक है. सो अगर एक कील लग गया किसी को और कील से इन्फेक्शन सीधा बोन में चली गई तो वो 4 दिन में वहां पे काम शुरू हो जाएगा उसका सारा. 4 दिन भी ज्यादा. ठीक है. तो वो तो इन्फेक्शन पहुंच गई बोन पे, आपने इन्फेक्शन पहुंचाई नहीं सीधा बोन के ऊपर. ठीक है. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू recognize these infections early and promptly treat them before they are converted into bone necrosis and chronic osteomyelitis. ठीक है. तो आप जितना जल्दी पिक करेंगे उतना अच्छा आप इसको ट्रीट करेंगे. और यही प्रॉब्लम आती है कि ये जो अंगूठा है, मुझे तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं लग रहा, मुझे सेलुलाइटिस लग रहा है. ठीक है. तो उस कंफ्यूजन में जो है ना, आप उसका एक्सरेस नहीं करवाते, आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करते, एंड यू कन्वर्ट एन एक्यूट इन्फेक्शन इनटू अ क्रॉनिक इन्फेक्शन. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है और आपको उसको टाइमली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. ठीक है. So acute osteomyelitis occurs when a pathogenic organism causes infection leading to inflammation in the bone and surrounding tissues. The medullary bone may form abscesses and infection may track through the cortex to form periosteal elevation and soft tissue infection. ठीक है. So पहला स्टेप क्या है? periosteal elevation होती है. This process will devascularize the bone causing bone death. Bone death से क्या होगा? sequestrum बनेगा आपका. ठीक है. Which is a classical feature of chronic osteomyelitis. ठीक है. So हर एक्सरे में आपको बोन डेथ नजर नहीं आ रही होती, कुछ एक्सरे में आपको सिर्फ पेरियोस्टिक एलिवेशन नजर आ रही होती है, तो वो अर्ली इन्फेक्शन होती है. The bacteria can adhere to a dead bone or implant surface, forming a complex community enveloped in a polysaccharide matrix known as biofilm. ठीक है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस वाले पेशेंट्स में क्यों हम 6 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बिकॉज उनकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अपने आप को उसने वॉल ऑफ किया होता है और एंटीबायोटिक्स वहां तक इफेक्टिवली पहुंच ही नहीं रही है. ठीक है. दैट इज व्हाई एक तो आपको एंटीबायोटिक्स ज्यादा से देनी पड़ती है और दूसरा आपको ये बायोफिल्म डिप्राइड करनी पड़ती है. तो अनलेस यू प्रॉपर्ली डिप्राइड योर नेक्रोटिक टिश्यू, आपके एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते. These bacteria alter their metabolic state, making them more resistant both to the host immune system and to the systemic antibiotics. Toxins and lytic enzymes from the bacteria cause damage to the articular cartilage. The infected bone reacts to the infection by separating dead fragments of bone, which is called sequestration, and forming sinuses to drain pus and discharge small bone fragments. ठीक है. So eventually क्या होगा, जब bone necrosis होगा वहाँ sequestrum बनेगा और जहाँ पे आपकी skin होगी वहाँ पे आपके discharging sinuses बनना शुरू हो जाएंगे, tracts बनना शुरू हो जाएंगे. New bone is laid down around the infection from the periosteum, जिसको involucrum कहते हैं. ठीक है. तो ये भी एक साइन है जो आप एक्सरे देख सकते हैं कि जहाँ पे periosteum होती है वहाँ पे दोबारा बोन डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, which is abnormal because अभी तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हुई होती है. ठीक है. तो 3 साइंस जो आप
एक्सरे पे भी पिक कर सकते हैं, वो पेरियोस्टल एलिवेशन है, सीक्वेस्ट्रेशन है और इन्वॉल्यूक्रम है, जो आप एक सिंपल डिजिटल एक्सरे पे पिक कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस को आप एक एक्सरे पे भी डायग्नोज कर सकते हैं। सो नॉर्मली आपका डायग्नोसिस जो है वो पहले क्लिनिकल सस्पेशन है, फिर कुछ ब्लड मार्कर्स हैं, आप ESR कराएं, CRP कराएं, WBC करवाएं, फिर आप एक्सरे करवाएं। In the early stages of acute infection, plain radiographs may be normal and should not be used to exclude infection, ठीक है। सो आप ठीक है एक्सरे पे आप पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सरे बहुत जल्दी करवा लिया है तो शुरू में सिर्फ पेरियोस्टल एलिवेशन हो रही होती है, तो हो सकता है आप उसको मिस कर दें। सो एक्सरेज अलोन काफी नहीं है इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए, वहां पे कोई एब्सेस तो नहीं है, वहां पे कोई कलेक्शन तो नहीं बन रही, फ्लूइड सिक्वेस्टर तो नहीं हो रहा वहां पे। CT करवा के आप बोनी एनाटॉमी देख सकते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल जॉइंट्स को देख सकते हैं। बोन स्कैन, बोन स्कैन जो है ना, बोन स्कैन पिक्स अप ऑस्टियोमाइलाइटिस वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। सो आपको वहां पे वो ब्लैक स्पॉट नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, ठीक है। अब यू डोंट नो कि वो इन्फेक्शन है कि वो ट्यूमर है कि वो क्या है। सो बोन स्कैन इज हाईली सेंसिटिव, वेरी नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। वो किसी भी चीज में बोन स्कैन वहां पे आपको ब्राइट स्पॉट नजर दिखा देगा, चाहे वो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे वो ट्रॉमा है। MRI is the investigation of choice. So the only recommended investigation, strongly recommended investigation is MRI. It is as sensitive as a bone scan and it is also very specific, ठीक है। So MRI can differentiate between fractures and tumors and infection, हर चीज आपको जो है ना वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर कोई साइनस है या कोई वुंड है तो आपने उसका कल्चर लेना है। कल्चर के लिए जरूरी है कि वो जो ऊपर से आपको सरफेस पे जो पस नजर आ रही है या जो इफ्लुएंट नजर आ रहा है, उसका कल्चर लेने का फायदा नहीं है, बिकॉज वो सारा का सारा आपका एनवायरमेंटल फ्लोरा आएगा, वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। सो कल्चर शुड बी टेकन फ्रॉम डीप टिश्यू स्पेसिमेंस या फिर साइनोवियल फ्लूइड को आप कल्चर करके उसका कल्चर लेना है, ठीक है। सो कल्चर सुपरफिशियल स्वैप्स के नहीं लेने, कल्चर आपने डीप टिश्यू लेना, टिश्यू का पीस ले लें, अगर नीचे बोन फील हो रही है बोन का पीस ले लें, उसका कल्चर ले लें। अगर कल्चर्स नेगेटिव आते हैं तो आप बायोप्सी भी करा सकते हैं, और अगर बायोप्सी पे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट नजर आता है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन चल रही है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये जो भी आपको अल्सर नजर आ रहा है, जो वुंड नजर आ रहा है, ये ट्यूमर है या ये ट्यूबरकुलस है, ये क्या चीज है। तो बायोप्सी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, बिटवीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बिटवीन अ मैलिग्नेंसी, ठीक है। सो अगर कल्चर्स पे कुछ नहीं आ रहा तो फिर आप बायोप्सी करवा के अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपने पेशेंट का एक एक्सरे करवाया, 2 डिफरेंट एक्सरे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो पहले एक्सरे में आपको सेंटर में बोनी डिस्ट्रक्शन है और साथ ही पेरियोस्टल रिएक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये इसको कहते हैं पेरियोस्टल एलिवेशन, के आपका पेरियोस्टल एलिवेट होगा। इधर बोन को देखें तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ बोन की लाइन जा रही है, ठीक है। इधर बोन की स्मूथ लाइन के साथ साथ पेरियोस्टियम के साथ साथ कुछ सॉफ्ट टिश्यू तो नजर आ रहे हैं, तो कहते हैं पेरियोस्टल एलिवेशन। आपकी पेरियोस्टियम उठ गया, उसके अंदर फ्लूइड घुसता है, ठीक है। यहाँ पे बोन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। ये एक और पेशेंट है, इसमें आपको एक लीडिंग साइनस भी नजर आ रहा है, यहाँ पे ये साइनस ट्रैक जा रहा है पूरा का पूरा, ये बीच में डेड बोन पड़ी हुई है सिक्वेस्टर में, और ये साइडों पे जो है ना ये नई बोन ले हो रही है, इसको इन्वॉल्यूक्रम कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द साइंस जो कि आप डिजिटल एक्सरे पे पिक कर सकते हैं। नॉर्मली इमीडिएटली पिक नहीं होते, ये थोड़ा सा डिलेड एक्सरे शूट नजर आएंगे। मैनेजमेंट कैसे है? So if you have a patient with suspected osteomyelitis, आपने उसको सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करा देनी है, उसका कल्चर भिजवा देना है, और उसकी एंटीबायोटिक जो है वो कल्चर के हिसाब से फिर आपने चेंज कर देनी है, ठीक है। So you start with IV antibiotics and the IV antibiotics may be converted to oral therapy depending on the progress of the wound, ठीक है। So अगर उसका सेलाइटिस कम होना शुरू हो गया है, उसके साइनस में से डिस्चार्ज कम होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो फिर आप उसको ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं, और ओरल एंटीबायोटिक वो होगी जो कल्चर के हिसाब से चल रही हो, ठीक है। मिनिमम 4 वीक्स है, प्रेफरेबली 6 वीक्स तक आपने एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करनी होती है। इफ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड रैपिडली टू योर एंटीबायोटिक्स या फिर वो वर्स हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, ठीक है। सो सर्जरी इज इंडिकेटेड टू प्रिवेंट बोन डिस्ट्रक्शन एंड द ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। सो सर्जरी का मकसद क्या है कि एक्यूट को क्रॉनिक में प्रिवेंट होने से रोकें, और उसको टाइमली इंटरवीन करके जो भी करना है अपने मिनिमम डिब्राइडमेंट करके उसको क्लियर ब्लीडिंग मार्जिन तक आके उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करें। With prompt treatment, acute bone infection has a good prognosis with a 90% cure rate. Failure to treat adequately produces chronicity with recurrent infections over many years, ठीक है। So अगर आपने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो वो बोन इन्फेक्शन जो है वो साइनसेस में कन्वर्ट होती हैं, और पेशेंट आपके पास आते हैं जो 2-2 साल से एक साइनस लेके घूम रहे होते हैं और कोई उनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहा होता।
सो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस को है उसको मैनेज करना और मुश्किल है एज कम्पेयर टू एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब क्रॉनिक क्या है? क्रॉनिक इज अ सीरियस कंडीशन व्हिच मे अफेक्ट द पेशेंट फॉर डेकेड्स। ठीक है, 10-15 साल भी लोग इन्फेक्शन लेके घूमते रहते हैं। क्रॉनिक बोन इन्फेक्शन इज बेस्ट treated by a dedicated multidisciplinary team who have the skills to deal with all aspects of the condition, associated comorbidities and the range of surgical reconstructive options. ठीक है, so chronic osteomyelitis ऑर्थो की मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बोनी सेगमेंट्स निकालने पड़ सकते हैं, नई बोन लगानी पड़ सकती है, इम्प्लांट्स डालने पड़ सकते हैं, बोन सीमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी सारी एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट्स करनी पड़ती है। बाद में आपको एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के बीच में से बोन की डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है। तो दिस इज अ वेरी difficult condition to manage, or it is best managed in a multidisciplinary team. Treatment depends on the host condition and stage of the disease. ठीक है, so इसमें दो स्टेजिंग करनी होती है। अपने होस्ट की स्टेजिंग होती है, एक डिजीज की स्टेजिंग होती है। सो होस्ट को ना 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, A, B और C। ठीक है, होस्ट A वो है जिसको कोई एक्टिव अपनी कोई डिजीज नहीं चल रही। ठीक है, कोई और सिस्टमिक डिजीज नहीं चल रही, ना डायबिटीज है, ना कोई मेलिग्नेंसी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट हैज अ बोन इन्फेक्शन। ठीक है, टाइप बी में जो है ना पेशेंट कॉम्प्रोमाइज है, उसके और कोई कोमोर्बिडिटीज चल रही है। और जो पेशेंट सी है ना वो हाईली कोमोर्बिड है, सिवियर कोमोर्बिडिटी है, विच इज नॉट अलाउइंग द सर्जरी टू हैपन। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, सीएलडी का पेशेंट है, मतलब ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता, तो वो टाइप सी पेशेंट। The interaction between the patient's health and the extent of bone infection greatly affects the outcome of the surgery. ठीक है, so patient condition manage उस पर डिपेंड करता है कि आपका effective outcome कैसा रहेगा, क्योंकि healing भी उस पर डिपेंडेंट है, आपकी antibiotics का effective होना भी उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, so everything depends on how well your host is going to respond. In chronic infections, it is helpful to address medical conditions which may impair wound healing. ठीक है, तो स्मोकिंग रुकवानी है आपने, अगर कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है उसको पहले फिक्स करें, पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है तो उसको टेपर करें, और ये सारा कुछ आपने करना है बिफोर यू प्लान योर डेफिनेटिव सर्जरी। दिस अप्रोच हैज बीन शोन टू इंप्रूव क्योर रेट्स। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस के अपने 4 ग्रेड्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं। सो स्टेज 1 इज मेडुलरी। ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, बोन के सेंटर में इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मली हेमाटोजेनस पेट से आती है। ठीक है, सो ओनली द कैंसरस बोन इज इन्वॉल्व्ड। Excision of the dead bone can be carried out by intramedullary reaming or by windowing the cortex. ठीक है, so आपका cortex intact होता है, या तो आप अंदर nail डाल के उस तरह से उसको सारा wash out कर दें, जो reaming करके, या फिर आप cortex में एक hole करते हैं, उसके अंदर से सारी dead bone निकाल देते हैं। ठीक है, so this is medullary osteomyelitis. The resulting defect in the cortex may be filled with cement. ठीक है, structural stability is rarely affected क्योंकि patient का cortex ठीक होता है, bone का outer structure ठीक होता है, तो पेशेंट की मोबिलिटी अफेक्ट नहीं होती है, सिर्फ मेडुला के अंदर इन्फेक्शन होती है, उसको आप कॉर्टेक्स में होल करके अंदर से डिब्राइड करके उसको सीमेंट से भर दें और पेशेंट को एंटीबायोटिक शुरू कर दें। स्टेज 2 में आपका कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है, लेकिन सिर्फ सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड, जिसको आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, और कई दफा ऊपर सॉफ्ट टिश्यू स्किन भी इन्वॉल्व होती है, उसको भी डिब्राइड करके स्किन फ्लैप्स रोटेट करने पड़ते हैं। If more than 1/3 of the cortical circumflex is excised, splintage is essential, usually with external fixation to prevent fracture. ठीक है, तो अगर आपकी ज्यादा सेगमेंट निकाला है तो आपको एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाना पड़ेगा ताकि पेशेंट की मोबिलिटी अफेक्ट ना हो, और फिर आपको बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी उसके। स्टेज 3 में जो है ना बोन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है और ज्यादा कॉर्टेक्स जो है ना वो इन्वॉल्व है, सो देयर इज लिमिटेड एरिया ऑफ डेड कॉर्टिकल बोन विद मेडुलरी इन्फेक्शन। दोनों कॉर्टेक्स और मेडुला एक शॉर्ट एरिया में इन्वॉल्व है, तो इसमें आपको रेडिकल एक्सिजन करनी है, डिफेक्ट को फिल करना है और सॉफ्ट टिश्यू कवर करना है, और कई दफा 2 ऑपरेशन में या 3 ऑपरेशन में ये सारा काम किया जाता है। सो ये आपकी टाइप्स है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि जस्ट विद इन द मेडुला जो है ना बोन के सेंटर में आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन है। स्टेज 2 में आउटर टेबल जो है ना आपका थोड़ा सा कॉर्टेक्स बाहर से इन्वॉल्व है। स्टेज 3 में कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों इन्वॉल्व है, और स्टेज 4 जो है ना उसमें बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ द बोन कॉर्टेक्स मेडुला डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सो स्टेज 4 को कहते हैं डिफ्यूज ऑस्टियोमाइलाइटिस, और इसकी जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा डिफरेंट है। तो दिस इन्वॉल्व्स द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोन एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। ऑल इन्फेक्टेड नॉन यूनियंस आर स्टेज 4। ठीक है, सो जो नॉन यूनियन फ्रैक्चर्स होते हैं कि आपने बोन रखी है और वो हील नहीं हो रही, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ स्टेज 4 ऑस्टियोमाइलाइटिस। Resection must be segmental and stabilization in an external fixator will be required. ठीक है, सो आप एक मल्टीपल सेगमेंट पर डिवाइड करते हैं, पेशेंट को एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के उसकी मोबिलिटी कायम रखते हैं,
Reconstruction will involve the introduction of new bone and healthy soft tissue. ठीक है, so plastic surgery और orthopedic वाले मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं. लेजर ऑफ यूज कर सकते हैं या दूसरा जो स्ट्रेट एक्सटेंशन थिएटर उसको यूज कर सकते हैं. After the surgery, patient should be given preferably IV antibiotics. If there is any doubt about the adequacy of clearance of infection, a long antibiotic course will be needed and recurrence may be more likely. In infected fractures, antibiotics should continue until the fracture has union. ठीक है, तो जब तक फ्रैक्चर हील नहीं हो जाएगा तब तक आप एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करेंगे अगर फ्रैक्चर की वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस. This is a flow chart showing you the management of osteomyelitis. पहले लेफ्ट साइड कर लेते हैं, पहले राइट साइड कर लेते हैं, सॉरी, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस. ठीक है, तो अगर एक्यूट सिम्टम्स हैं आप उसके ब्लड टेस्ट करवाएं, सीआरपी, ईएसआर और सीबीसी. ठीक है, अगर वो नेगेटिव आते हैं, रेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कुछ और चल रहा है और आप उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें या फिर आप इमेजिंग से उसको कंफर्म करें. अगर आपके मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं तो फिर आप उसका अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करवाएं. अगर नीचे बोन का लीजन आता है तो आप उसकी कल्चर भी करवाएंगे, उसकी बायोप्सी भी करवाएंगे. कल्चर के हिसाब से आपने एंटीबायोटिक शुरू करनी है. अगर वो इफेक्टिव है तो आप एंटीबायोटिक कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अगर आपकी एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करनी है और अपनी एंटीबायोटिक्स भी चेंज करनी है. ठीक है, सो दिस इज एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस. अब लेफ्ट साइड पे आ जाए, अगर पेशेंट के क्रॉनिक सिम्टम्स हैं तो उसमें एक्यूट मार्कर्स का कोई रोल नहीं है. आप उसका प्रॉपर एमआरआई और सीटी स्कैन करवाएं, उसकी बोन बायोप्सी करें और उसको कल्चर बेस्ड एंटीबायोटिक शुरू कर दें. ठीक है, साथ आपको जो है ना उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जिसमें डिब्राइडमेंट और बोन की फिलिंग. ठीक है, सो आपने नेक्रोटिक टिश्यू निकालना है और उस डिफेक्ट को चाहे बोन से, चाहे सीमेंट से, चाहे इम्प्लांट से आपने उसको वापस फिल करना है. तो इसकी साइमल्टेनियसली कंबाइंड ट्रीटमेंट हो रही है. सर एक्यूट फेज में बोन बायोप्सी क्यों करेंगे? बोन बायोप्सी मैंने आपको बताया था, बोन बायोप्सी आपने करनी है टू रूल आउट अदर थिंग्स. तो नॉर्मली आप हर केस में नहीं करते अगर आपका कल्चर पे ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो रहे. ठीक है, सो अगर मैंने कल्चर करवाया, डीप कल्चर या सॉफ्ट टिश्यू को भिजवाया और उसका ऑर्गेनिज्म नहीं आते, सो नाउ आई हैव अ डायलेमा कि ये इतना बड़ा नीचे वुंड बना हुआ है और ये हील नहीं हो रहा. ठीक है, सो क्या ये ट्यूबरकुलस तो नहीं है, क्या ये मेलिग्नेंसी तो नहीं है, तो उसमें आपको बायोप्सी चाहिए. तो आमतौर पर रूल ये होता है कि अगर कल्चर नेगेटिव आ रहा हो तो फिर आप बायोप्सी. तो हर केस में आई एग्री, हर केस में आपको बोन बायोप्सी नहीं करवानी पड़ती. ठीक है, सो बोन बायोप्सी इस पर 2 स्पेसिस में कल्चर नेगेटिव आ रहा है, फिर आप बोन बायोप्सी करा के कंफर्म करते हैं कि इन्फेक्शन है भी कि कुछ और. A 45-year-old diabetic patient presents to you with a wound on the sole of the foot for the past 3 months. The wound is not healing and appears to be getting worse with time. On examination, there is an ulcerated wound on the sole with surrounding skin changes and purulent discharge. Okay, so now you have a patient with a diabetic foot. हम रेगुलरली इन पेशेंट्स को देखते हैं, रेगुलरली मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे इनको मैनेज करें. ठीक है, सो global prevalence of diabetes has increased exponentially in the recent years. Foot infections are a leading cause of hospital infections, hospital admissions. ठीक है, vascular insufficiency होती है इन पेशेंट्स में, मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन हो रही होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, इम्यून डेफिशिएंसी है एंड इम्पेयर्ड हीलिंग. ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रोन है टू नेक्रोसिस, टू इन्फेक्शंस, टू वैस्कुलर प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसी वजह से इनको मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो एक हेल्दी पेशेंट में बोन की इन्फेक्शन है और एक डायबिटिक पेशेंट में बोन की इन्फेक्शन है, दोनों की मैनेजमेंट में जमीन आसमान की फर्क है. Ulceration of the calcaneum and the bones of the forefoot, especially the great toe and the first metatarsal head, is common, potentially leading to deep extension and osteomyelitis. So आपके पास जब पेशेंट आता है डायबिटिक फुट वाला और उसका कोई लीजन या कोई अल्सर होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें भी यही होती है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि नीचे बोन्स ठीक है या नहीं. ठीक है, सो पेशेंट की आपने ऑस्टियोमाइलिटिस हर हाल में रूल आउट करना है, उसकी बोन हेल्थ देखना बहुत जरूरी है. सो आपने डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करना है, आपने उसके ब्लड मार्कर्स करवाने हैं, ईएसआर, सीआरपी, टीएलसी काउंट. ठीक है, और साथ आपने उसका HbA1c लेवल भी करवाना है. कल्चर्स आप लेंगे, अगेन सुपरफिशियल नहीं, डीप टिश्यू के कल्चर्स लेंगे या फिर बोन बायोप्सी, बोन के कल्चर्स लेके भिजवाएंगे. प्रोब टू बोन टेस्ट, ये क्या होता है? एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है ये. What is a probe to bone test? किसी को पता है? Is it that if there is any sinus, you just probe it and see if you can just reach the bone or not? So exactly ऐसे ही. So if you have a patient with diabetic ulcer, जैसे हमारा ये patient था उसकी अगर आप फोटो देखें तो इस अल्सर पे ना मैं मेटल का एक प्रोब लेके I will just rub it on the tissue. अभी ग्रैनुलेशन टिश्यू मैं इसके ऊपर रब करूंगा.
इफ माय मेटल प्रोब टचेस द बोन, ठीक है, तो एक ग्रेटिंग सेंसेशन आती है, जब बोन के ऊपर कोई मेटल की चीज रब करते हैं तो आपको पता चलता है कि नीचे सॉफ्ट टिश्यू नहीं, नीचे बोन आ रही है. So the probe to bone test is as sensitive as MRI in predicting osteomyelitis. ठीक है, so अगर आपने मेटल का प्रोब अपने डायबिटिक वुंड में डाला और उसको आपने जब रगड़ा और आपको नीचे बोन फील होती है, तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस है. ठीक है, एंड दिस इज हाईली सेंसिटिव. ठीक है, सिंपल सा टेस्ट है, आसान सा टेस्ट है. ठीक है, सो नॉर्मली बोन एक्सपोज नहीं होनी चाहिए. बोन के ऊपर आपकी पेरियोस्टियम होती है, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू होता है. तो एक्सपोज बोन का मतलब ही यही है कि ऑलरेडी बोन की इन्फेक्शन हो चुकी है. ठीक है, सो प्रोब टू बोन टेस्ट इज अ सिंपल ओपीडी टेस्ट जो आप ओपीडी में देख के कंफर्म कर सकते हैं कि नीचे बोन इन्फेक्शन है कि नहीं, और इस पेशेंट की फिर मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफर कर जाएगी. ठीक है, सो उसके बाद आप इमेजिंग करवा सकते हैं, आप एक्सरेस करवा सकते हैं टू रूल आउट ऑस्टियोमाइलाइटिस. आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं अपना सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए. डायबिटिक फुट में क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू प्लेस में एब्सेसिस बहुत ज्यादा बनती है, तो एब्सेस का एक्सटेंट देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है. ठीक है, बोन स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, तीनों चीजें आप करवा सकते हैं. सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट है बिकॉज साथ साथ आपका सीटी एनजीओ हो जाता है. तो आपने अगर वैस्कुलर स्टेटस देखना है कि इसकी ब्लड सप्लाई कैसी है, पल्सेस कैसी है, तो उसमें सीटी स्कैन का रोल है. ठीक है, और एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यू प्लेस को देखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है. सो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट्स में आप जब असेसमेंट कर रहे होते हैं तो आप उनका सिर्फ वुंड नहीं देख रहे होते हैं, आप उनकी न्यूरोपैथी भी असेस कर रहे होते हैं, सेंसरी मोटर एग्जामिनेशन आपने पूरा करना होता है, और आपने उनका वैस्कुलर एग्जामिनेशन पूरा करना होता है. ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, आप जितनी अच्छी डिब्राइडमेंट कर लें उसने हील नहीं होगा. ठीक है, अगर उसकी न्यूरोपैथी बहुत ज्यादा है तो आप मेहनत करके उसका जख्म ठीक करेंगे, वो 2 दिन बाद वॉक करता रहेगा तो दोबारा जख्म बना के लेके आ जाएगा. सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट की न्यूरोपैथी एंड देन यू हैव टू काउंसिल योर पेशेंट कैसे उसने उसको मैनेज करना. डायबिटिक अल्सर्स की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एक सैन एंटोनियो अल्सर क्लासिफिकेशन है और एक वेगनर क्लासिफिकेशन है. ये दोनों पता होनी चाहिए. ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान है. इसमें स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3. 0 का मतलब है कि जी इट्स जस्ट अ सुपरफिशियल अल्सर, ठीक है, जो कि हील हो गया हुआ. ठीक है, ग्रेड 1 में सुपरफिशियल वुंड है लेकिन टेंडन, कैप्सूल और बोन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा. ग्रेड 2 में वो टेंडन्स को और कैप्सूल्स को इन्वेट कर चुका है, और ग्रेड 3 में वो बोन को इन्वॉल्व कर चुका है. ठीक है, और इन तीनों के साथ जो है ना एक अगर इन्फेक्शन है कि नहीं, इस्कीमिया है कि नहीं, या दोनों चीजें हैं तो उसको ABCD कर दिया गया. ठीक है, सो A में क्या है कि ना इन्फेक्शन है ना इस्कीमिया है, B में इन्फेक्शन है, C में इस्कीमिया है, और D में दोनों चीजें हैं कि उसमें इन्फेक्शन भी नजर आ रही है आपको और इस्कीमिक एलिमेंट भी. ठीक है, so 0 is a healed ulcer, 1 is a superficial ulcer, 2 is a deep ulcer without bone involvement, and 3 is an ulcer with bone involvement. वेगनर क्लासिफिकेशन जो है इसके 6 ग्रेड्स हैं 0 to 5. ठीक है, तो 0 पे कोई लीजन नहीं है, द फुट इज नॉर्मल. 1 पे सुपरफिशियल अल्सर है जो सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है. 2 पे वो डीप अल्सर है. 3 में देयर इज एन अल्सर विद सराउंडिंग एब्सिस. 4 में माइनर गैंग्रीन है और 5 में मेजर गैंग्रीन. ठीक है, 4 का मतलब है कि कोई टो में या कोई बिग टो का गैंग्रीन है, और 5 में जो है ना पूरा 4 फुट का गैंग्रीन होगा या पूरा 40 ब्लैक होगा. सो 5 इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होल फुट विद इन्फेक्शन एंड गैंग्रीन. मैनेजमेंट जो है ना वैगनर के हिसाब से हम करते रहते हैं कि किस स्टेज में हमें क्या करना होगा. सो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट की जो मैनेजमेंट है ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है इसमें खास तौर पर. ठीक है, तो सिर्फ सर्जन अकेला कुछ नहीं कर सकता. आपको वैस्कुलर सर्जन की भी हेल्प चाहिए, आपको कार्डियोलॉजिस्ट की भी हेल्प चाहिए, आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीज वाले एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, प्राइमरी केयर फिजिशियन चाहिए जो रेगुलर उनका फॉलोअप रखे करें. एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसको पोडियाट्रिक्स कहा जाता है, जिनका काम ही फुट केयर है. ठीक है, तो आपको वो चाहिए, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए. सो अ लॉट ऑफ पीपल शुड बी इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ डायबिटिक फुट. सो पहला टारगेट क्या है कि आपने बिफोर यू स्टार्ट योर मैनेजमेंट ऑफ द फुट आपने उसकी कोमोर्बिडिटीज भी ठीक करनी है साथ. ठीक है, so उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करें, उसका HbA1c चेक करें, उसको नीचे लेके आए. अगर इंसुलिन की जरूरत है उसको इंसुलिन पे स्टार्ट करें. पेशेंट की पल्सेस असेस करें, उसकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज देखें. अगर कोई ट्रीटेबल लीजन मिलता है चाहे विद स्टेंटिंग चाहे विद सर्जरी, पहले उसको ट्रीट करें. ठीक है, इन द सेटिंग ऑफ इस्कीमिया आप जितनी मर्जी डिब्राइडमेंट कर लें, जो मर्जी कर लें, वो जख्म हील नहीं होगा. सो यू हैव टू मैनेज द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. ठीक है, अगर पेशेंट को साथ कुछ सराउंडिंग वीनस डिजीज है तो आपने उसको भी मैनेज करना है. ठीक है, वेरिकोज वेन्स है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वीनस बेसिकली वीनस अल्सर था और वो डायबिटिक से वर्स हुआ है, तो पहले आपने अपनी वीनस हाइपरटेंशन ठीक करनी है, फिर आपने अपने डायबिटिक अल्सर को ठीक करना है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने साथ साथ असेस भी करनी है और मैनेज भी करनी है. उसके अलावा आपने डिब्राइडमेंट से पहले या डिब्राइडमेंट के बाद आपने कुछ बेसिक एजुकेशन है जो आपने पेशेंट को देनी होती है. शूज कौन से पहनने हैं, प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी होती है, स्पेसिफिक शूज आते हैं उसके लिए कि जहां जहां पे प्रेशर अल्सर्स बने हुए हैं वहां से वेट को हटा दिया जाए. ठीक है, कि जब बंदा खड़ा हो तो उसका वेट जो है वो हील पे और टोस के जो मेटाटार्सस के हेड है वहां पे प्रेशर ना पड़े.
और बाकी जनरल प्रिवेंटिव एजुकेशन आपने पेशेंट को देनी है। अच्छा जी, अब ग्रेड 1 लीजन है, ठीक है, जिसमें अल्सर था लेकिन उसकी हीलिंग हो चुकी हुई है, स्किन इंटैक्ट है, तो इसमें आपने क्या करना है, पोटेंशियल साइट्स फॉर अल्सरेशन सच एज मेटाटार्सल हेड्स हैं या टोज हैं या एंकल्स हैं, उनकी आपने उनकी एजुकेशन करनी है पेशेंट को, और कहते हैं उनको सेल्फ फुट केयर सिखाना है, फुट को कैसे मॉइस्चराइज रखना है, शूज प्रॉपर्ली कैसे पहनने हैं, हर वक्त कवर्ड कैसे रखना है शूज को, ओपन शूज नहीं पहनने। बेस्ट तो वही है कि हर दफा वुजू करते हुए पैर को देखें, वुजू के बाद पैर को ड्राई रखें, सारी इंस्ट्रक्शन हम नॉर्मली देते भी हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने ग्रेड 1 वाले पेशेंट को देना है, ठीक है। और अगर सराउंडिंग सेल्युलाइटिस है तो आपने उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को शुरू करा देनी है। ग्रेड 2, तो ग्रेड 2 में पेशेंट को अल्सर्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन सुपरफिशियल अल्सर्स, ठीक है। सो सुपरफिशियल अल्सर्स एक्सटेंडिंग इनटू द सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। ट्रीटमेंट क्या है, वुंड केयर आपने करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन करें ऑस्टियोमाइलाइटिस रूल आउट करने के लिए, और पेशेंट की मॉडिफाइड वेट बेयरिंग करनी है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में हम ये सब कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक बूट्स आते हैं जो पेशेंट के वेट बेयरिंग एरिया को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट में अगर आप पिक्चर देखें तो एक बहुत बड़ा सा बूट आया हुआ है, ठीक है। ऊपर जो ब्लैक वाला पार्ट है उसने टाइटली लेग को पकड़ा हुआ है, और सारा जो प्रेशर है ना वो इस पार्ट पे पड़ रहा होता है, या फुट ये जो उसका बेस है उस पे जा रहा होता है, ठीक है। सो वेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू दिस पार्ट, एंकल के ऊपर ना वेट नहीं पड़ रहा, ठीक है, इधर वेट पड़ रहा है और इधर वेट पड़ रहा है, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर लेग के ऊपर पड़ रहा होता है। तो इसको स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, और जो नॉर्मल प्रेशर एरिया होते हैं फुट के वो अवॉइड हो रहे होते हैं, ताकि वहां पे हीलिंग हो सके। सो स्पेशल बूट्स बनाएंगे, स्पेशल ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग भी हल्की फुल्की ड्रेसिंग नहीं होती, हैवी फोम के साथ कॉटन बैंड के साथ ड्रेसिंग की जाती है कि प्रेशर ना पड़े पैर पे। दिस इज ग्रेड 2। ग्रेड 3 में ना डीप अल्सर्स हैं, एब्सेसेस हैं, कंपार्टमेंट्स भरे होते हैं सारे के सारे, इंसिजन देने पड़ती हैं हमें, आपने काफी दफा फुट पे मल्टीपल इंसिजन दिए होंगे कि खोलते हैं तो हर तरफ से पास आ रही होती है, तो दिस इज ग्रेड 3, ठीक है। सो मल्टीपल एब्सेसेस, ऑस्टियोमाइलाइटिस और टेंडन शीथ की इंफेक्शन होती है जो ट्रैवल कर रही होती है ऊपर, गैंग्रीन नहीं होता, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में आपको इनको एडमिट करना चाहिए, इनको एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट की जरूरत होती है, और इनको आपको आईवी एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और अगर बोन इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी आपको रिसेक्शन भी करनी पड़ सकती है। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं फुट में, किसी को पता है? I think there are 4 layers. 6 layers. Okay. 6 layers. और बढ़ाएं, how many compartments are there in the foot? So there are 10 compartments in the foot, ठीक है। So 10 compartments होते हैं फुट के, और अगर आपके पेशेंट में टेंडन की इंफेक्शन है और एब्सेस बन रही है तो इट इज रिकमेंडेड कि आपने सारे कंपार्टमेंट्स खोलने हैं, जैसा लेग का रूल था ऐसे ही फुट का रूल है, यू हैव टू ओपन ऑल द कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इनके नीचे पूरा कंपार्टमेंट है, जो स्किन के नीचे एब्सेस बनी होती है तो आप स्किन का इंसिजन देंगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव डीप कंपार्टमेंट्स, ये मीडियल कंपार्टमेंट है, ठीक है, मेटाटार्सल के फर्स्ट मेटाटार्सल के पीछे लैटरल कंपार्टमेंट, डीप सेंट्रल कंपार्टमेंट, सुपरफिशियल सेंट्रल कंपार्टमेंट, ठीक है। और फिर ये आपके इंटरऑशियस कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो टोटल आपके पास 10 कंपार्टमेंट्स हैं जो सारे के सारे आपको ओपन करने हैं इन पेशेंट्स हु हैव अ ग्रेड 3 वुंड इन्फेक्शन ऑफ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आपके सबक्यूटेनियस प्लेन से होती इन्फेक्शन है ना, वो टेंडेंस के साथ आप ट्रैवल करना शुरू कर देते, तो डीप प्लेन्स में सारी इन्फेक्शन गई होती है, साथ साथ वो डीप ट्रैवल कर रही होती है, अनलेस यू ओपन ऑल द कंपार्टमेंट्स यू विल नेवर गेट रिड ऑफ दिस इन्फेक्शन, ठीक है। अब कैसे हम सारे कंपार्टमेंट्स ओपन करें, तो उसके इंसिजन्स भी डिफाइंड है, ठीक है। सो देयर आर 5 इंसिजन्स व्हिच यू कैन गिव टू ओपन ऑल योर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। सो पहला जो इंसिजन है ना वो आपका लैटरल साइड पे, ये आपकी बिग टो है, ठीक है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम द एंकल के ऊपर से आप आते हैं, ठीक है, और ये आपका मीडियल मेल्यूलर लैटरल मेल्यूलर है, उसके पीछे से जाके आप जहाँ पे आपकी प्लांटर और डॉर्सल स्किन जहाँ पे मिल रही होती है ना, उस लाइन पे आपको ये इंसिजन देना होता है, ठीक है। तो इससे आप अपना लैटरल कंपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं, ये सॉरी इससे आप अपने मीडियल कंपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं, इधर ये आप अपना लैटरल कंपार्टमेंट पूरा ओपन कर रहे हैं, ये भी लैटरल मेल्यूलस की बैक साइड से इंसिजन ओपन है, ठीक है। फिर 2 एंटीरियर इंसिजन हैं, फर्स्ट स्पेस में और थर्ड स्पेस में, फोर्थ स्पेस में, ठीक है। इससे आपके जो है ना इंटरऑशियस, एक इंटरऑशियस कंपार्टमेंट यहाँ पड़ा होता है, एक यहाँ पड़ा होता है, ये दोनों इससे ओपन हो जाते हैं, और एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, तो चारों इंटरऑशियस कंपार्टमेंट जो है ना इन 2 इंसिजन से ओपन हो जाते हैं, और ये आप सोल पे देते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो कैल्किनियस वाला कंपार्टमेंट है सारा का सारा और डीप कंपार्टमेंट है वो सारे ओपन हो जाते हैं। जो मेटाटार्सल्स के हेड है यहाँ पे भी इंसिजन नहीं आना चाहिए, और जो पीछे हील का वेट बेयरिंग एरिया वहां पे भी इंसिजन चाहिए, इंसिजन नॉन वेट बेयरिंग एरिया पे हम इंसिजन दे रहे हैं, ठीक है।
सो इन 5 इंसिजन से आप अपने 10 कंपार्टमेंट्स ऑफ डायबिटिक फुट जो है ना सारे के सारे ओपन कर सकते हैं। अब ग्रेड 4 क्या हो रहा है, ग्रेड 4 में कुछ ना कुछ फुट गैंग्रीन है, किसी टो का या प्रॉक्सिमल पार्ट्स 2-3 टोस का कंपार्टमेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फुट इज सैल्वेजेबल, ठीक है, यानी कि आप पैर को फिर भी बचा सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट निक्रोटिक हुआ है। सो इसमें आपने ग्रेड 3 वाला काम भी करना है, डिब्राइडमेंट्स भी करनी है और साथ लोकल एम्पुटेशन भी आपने ऐड करनी है। ग्रेड 5 में एक्सटेंसिव गैंग्रीन है, द लिम्ब इज नॉट सैल्वेजेबल, इसमें आपको मेजर एम्पुटेशन करनी पड़ती है सच एज बिलोनी एम्पुटेशन। ये जो ग्रेड 4 था इसमें आप ट्रांसमेटाटार्सल एम्पुटेशन भी कर सकते हैं, इसमें आप गिलोटिन एम्पुटेशन एट द एंकल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 5 में आपको प्रेफरेबली बिलोनी एम्पुटेशन करनी पड़ती है बिकॉज आपका पूरा का पूरा फुट जो है वो गैंग्रीन हुआ होगा। ये एक निमोनिक है जो आप याद कर सकते हैं, टू रिमेंबर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक फुट, इसको मेटाडोर कहते हैं। सो आपने पेशेंट को मेटाबॉलिकली स्टेबलाइज करना है, पेशेंट की मेडिकेशन आपने ऑप्टिमाइज करनी है, उसके वुंड को आपने प्रॉपर तरीके से असेस करना है। असेसमेंट का एक और निमोनिक है जिसको पीडीएस कहा जाता है, ठीक है। सो उसमें पी फॉर परफ्यूजन, ई फॉर एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, डी फॉर डेप्थ ऑफ इन्फेक्शन, I for the type of infection and S for sensations कि आप सारा कुछ असेस करते हैं, उसका करनी है। ऑफलोडिंग करनी है, यानी कि प्रॉपर उसको ऐसे शूज देनी है जो प्रेशर एरियाज को ऑफलोड करने के वहां पे प्रेशर ना पड़े। अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आप पेशेंट को डिब्राइडमेंट के बाद रेफर कर सकते हैं टू अ पोडियाट्रिस्ट, ठीक है, जो फुट केयर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास रेफर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन देनी है ऑफ हाउ दे शुड बी मैनेजिंग देयर फीट। चलिए जी, क्वेश्चंस करते हैं। सर वो जो रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा के लिए आपने 5 सेंटीमीटर का वो बताया था बायोप्सी के लिए, तो वो एब्सोल्यूट है या वो दूसरी फीचर्स भी कंसीडर करनी होंगी उसमें? मैंने स्पेशली बताया था कि 5 सेंटीमीटर बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। सो इवन इफ यू हैव अ 25 सेंटीमीटर ट्यूमर और आप उसको प्राइमरीली निकालते हैं विदाउट मेजर मॉर्बिडिटी, तो दैट इज प्रेफर्ड टू डाउन स्टेजिंग, क्योंकि डाउन स्टेजिंग करने के लिए आपको बायोप्सीज भी करनी पड़ेंगी। और वैसे भी सार्कोमा में ना 50-50% चांस है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा भी नहीं करेगा। बहुत सारे सार्कोमास नियर ड्यूरेंट कीमो रेडिएशन से रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि सार्कोमास कीमो सेंसिटिव नहीं होते। तो वो एक चांस है कि यार पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। तो वो आपने सिर्फ उसी केस में लेना है जहाँ पे आप सर्जरी कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो अगर आप सर्जरी कर सकते हैं, यू कैन सेफली रिमूव द ट्यूमर विदाउट मेजर मॉर्बिडिटी, तो आप प्रेफरेबली पहले सर्जरी करेंगे, फिर आप बाकी चीजें। सर लिम्फोएंजियोसार्कोमा की मैनेजमेंट अगर लिम्स पे है तो एम्पुटेशन प्रेफर करेंगे या लिम्ब सैल्वेज? लिम्फेंजियोसार्कोमा जो है ना, दीज आर वेरी बैड ट्यूमर्स, वेरी एग्रेसिव ट्यूमर्स, ठीक है। सो आप इनको भी जो है ना, आप अगर इसमें लिम्फेंजियोसार्कोमास वैसे मुझे पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इतना पता है हाईली एग्रेसिव ट्यूमर्स हैं और इसमें रेट ऑफ एम्पुटेशन बहुत ज्यादा होता है अगर लिम्स पे आते हैं, ठीक। लेकिन ये कीमो और रेडिएशन सेंसिटिव है कि नहीं मैं आपको देख के बता दूंगा, ये पढ़ी नहीं है। then disarticulation जन बंद करते हैं। हाँ जी डॉक्टर की फिर से बता दें, सुना नहीं मैंने। मैंने कहा था disarticulation जन बस के। No, Yeah, mostly for it's amputation basically. No lymphosarcoma, they don't respond to the therapy, so mostly that's an amputation. It's written in daily. ठीक है, so they are poorly responsive tumors, so आपको इनमें disarticulation ही करनी पड़ती है, ठीक। थैंक यू। सर सार्कोमा ऑफ लिम्ब में आपने टाइप्स ऑफ सर्जरी में बताया था कि इंट्रा लीजनल एक्सिजन, मार्जिनल एक्सिजन। अगर मार्जिनल एक्सिजन है तो एडजुवेंट रेडिएशन देंगे, अगर इंट्रा लीजनल एक्सिजन हो गया तो उसमें फर्दर कैसे ट्रीट करेंगे? लीजनल का मतलब है कि आपने R2 रिसेक्शन कर दिया, सो दैट मींस यू शुड गो बैक एंड टेक इट आउट। सो डिपेंड करता है, अगर आपने R2 रिसेक्शन इसलिए की थी कि ट्यूमर इतना बड़ा था, आप सर्जरी करने गए, ठीक है, एंड यू एंडेड अप डूइंग R2 रिसेक्शन बिकॉज़ एवरीथिंग वाज इन्वेडेड या एवरीथिंग वाज इन्वॉल्वड, तो फिर वापस जाने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिर आप उसको कीमो रेडिएशन देके डाउन स्टेज करेंगे और फिर बाद में प्लान करेंगे दोबारा मैंने सर्जरी करनी है कि नहीं करनी। लेकिन बाज़ वक़्त होता ये है कि ट्यूमर किसी ने पेरिफेरी में सर्जरी में, किसी ने वैसे ही उसकी जो है ना एक्सिजनल बायोप्सी की होती है और मार्जिन पॉजिटिव आई होती है। सो ऐसे केस में आप उसको असेस करें और दोबारा स्टेजिंग वर्क करके देखें। अगर आप उसको री एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगेन वही बात है, विद गुड फंक्शनल आउटकम, अगर आप उसको दोबारा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप प्रेफरेबली दोबारा सर्जरी पहले करेंगे, फिर बाकी चीजें शुरू करेंगे, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि सिनेरियो कैसा है। अगर R2 रिसेक्शन इस वजह से है कि ट्यूमर ही बहुत बड़ा था और निकालना ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर दोबारा सर्जरी नहीं है, फिर कीमो रेडिएशन है। लेकिन अगर किसी ने पेरिफेरी में सर्जरी की थी और जस्ट डायग्नोस्टिक बायोप्सी के लिए उसने ट्यूमर निकाला था और R2 रिसेक्शन है, तो फिर आप दोबारा सर्जरी कर सकते हैं।
Sir, is there any investigation to diagnose that the lymph nodes enlarged हैं, that it is because of the tumor or the infection की वजह से enlarged हैं या tumor की वजह से? So आप अगर जब वर्कअप करा रहे होते हैं ट्यूमर का, खास तौर पर लिम्स में, और अगर आपको लिम्फ नोड्स एनलार्ज मिलते हैं तो आपको उनकी एफएनए करवा के मेलिग्नेंसी रूल आउट कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर लिम्फ नोड में मेलिग्नेंसी आ गई है तो इट इज अ प्रेडिक्टर ऑफ पुअर आउटकम, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सार्कोमा को लिम्फ नोड्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपकी लिम्फ नोड्स में डिजीज आ गई है तो ठीक है, आप फिर भी सर्जरी करेंगे, लेकिन उसमें फिर आप लिम्फ नोड डिसेक्शन भी करेंगे, लेकिन द पेशेंट इज गोइंग टू हैव पुअर आउट, ठीक है। नॉर्मली आपको नहीं करना पड़ता, ऐसा होता भी नहीं है, वेरी रेयर सिनेरियो कि आपको लिम्फ नोड पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन अगर आपको लिम्फ नोड पॉजिटिव मिलते हैं और मेटास्टेटिक डिजीज नहीं है तो फिर आप लिम्फ का लीजन भी निकालेंगे और आप लिम्फ नोड क्लियरेंस भी करेंगे, लेकिन दिस इज अ वेरी रेयर थिंग, आमतौर पर लिम्फ नोड में ये जाती है। नहीं सर, मैं जनरली पूछ रही हूँ क्योंकि यस जनरल क्वेश्चन, नॉन इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्फ्लेमेटरी एंड मेटास्टेटिक नोड्स। सो डिफरेंशिएशन इज विद एफएनए, ठीक है। सो आपका जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स हैं अल्ट्रासाउंड के, उसके उनका साइज होता है, इफ दे आर मोर देन 1 सेंटीमीटर उनके चांसेस मेलिग्नेंसीज आता है। अगर उनके अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे उनकी शेप जो है वो कॉन्वेक्स की बजाय वो जो पिन शेप होते हैं उसकी बजाय अगर वो सर्कुलर ज्यादा हो गए तो इसका मतलब मेलिग्नेंसी के चांसेस आते हैं, लेकिन ये सब सजेस्टिव है, डेफिनेटिव टू बायोप्सी है, ठीक है। एफएनए भी करवा सकते हैं, लेकिन अब तो लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट भी कर सकते हैं। सो इफ यू हैव अ नोड व्हिच यू आर सस्पिशियस कि ये इन्फेक्शन है या मेलिग्नेंसी है तो एफएनए, अगर ऑप्शन में ट्रू कट लिखा हो तो फिर ट्रू कट आप चूज करेंगे, नहीं तो एफएनए आपने करवानी है, उसकी एफएनए रूल आउट कर देगा कि ये मेलिग्नेंसी है। सर अगर सर ये ऑप्शन में ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड हो देन ऑप्शन में क्या है? पेट स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड में से अगर सेलेक्ट करना हो तो स्कैन। अब डू अ पेट स्कैन जस्ट टू लुक एट द लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ ना कुछ आगे एफएनए या उसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन अल्ट्रासाउंड में आई वुड चूज अल्ट्रासाउंड, लेकिन वही बात है, अल्ट्रासाउंड तो डेफिनेटिव है ही नहीं, आई डोंट नो, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग so होगा। why not the PET CT, because the PET CT के अंदर वो जो हाइपर मेटाबॉलिक जो होते हैं वही तो सिर्फ डाई को अपटेक करते हैं ना, तो हम पेट के साथ क्यों नहीं जाएंगे? सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि कोई लिम्फ में डिजीज है और सिर्फ लिम्फ नोड्स आ रही है, ठीक है, सो आप डायरेक्टली पेट स्कैन्स नहीं ऑर्डर करते होते, आप व्हाई नॉट जस्ट डू अ बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है। सो पेट स्कैन इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन जो आप प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे यूज करें। अगर मेरे पास एक पेशेंट है, उसके लिम्फ नोड एनलार्ज्ड है, तो मैं डायरेक्टली उसको पेट स्कैन कभी भी नहीं कराऊंगा, इट इज नॉट रिकमेंडेड, कोई भी नहीं करने देगा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, इट इज स्पेसिफिक फॉर सर्टेन कैंसर्स, इट इज नॉट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, इट इज फॉर स्टेजिंग पर्पसेस, ठीक है। सो आपने अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड है तो आप उसकी बायोप्सी करें, उसमें कंफर्म हो जाएगा। कितना मुश्किल है इंग्वाइनल लिम्फ नोड की बायोप्सी करना। सही सर, थैंक यू सर। ये ऑप्शन में नहीं था, वरना बायोप्सी तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी लिम्फ नोड निकालेंगे उसकी बायोप्सी करेंगे तो वो डेफिनेटिव बता देगा कि उसके पैथोलॉजी फीचर्स क्या हैं, लेकिन ऑप्शंस में जो है वो शायद एक ये है पेट सीटी है, लिम्फोसिंटोग्राफी है, लिम्फोग्राफी है, और फोर्थ मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह के ऑप्शन है बेसिकली। अब देखिए ना, लिम्फोसिंटोग्राफी वो दे विल ऑल सजेस्ट कि ये मैलिग्नेंट हो सकता है कि नहीं होता है, डेफिनेटिव तो से कोई भी नहीं, डेफिनेटिव तो हैज टू बी अ नीडल टेस्ट और तो कुछ भी नहीं। ठीक है सर। सर रिकरेंट रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा के लिए क्या प्लान होगा और लिम्फ के रिकरेंट सार्कोमा के लिए क्या प्लान होंगे? दोनों का सेम प्रोटोकॉल, अगेन आप दोबारा रीस्टेज करेंगे, दोबारा असेस करेंगे,